हे गाइस, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ चलो, मेरे को मेरी आवाज आ रही है। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी आवाज भी आती होगी। मैंने मेरी सुंदर वाली आवाज सुन ली है। चलो यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग ऑन टाइम आ चुके हैं। कुछ बच्चे नहीं आए, जो नहीं आए वो उनकी उनकी प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। ओके, उनको सब आता है। आइए बच्चों, आज अपन खत्म करेंगे हमारा एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है ईटीएस और एक है तुम्हारे पास वो एम्फियोबॉलिक पाथवे। खत्म किया जाए क्या? कितने लोगों को यार ईटीएस में बहुत दिक्कत है? यार ईटीएस पढ़ने से पहले सर रिवीजन हो जाए यार, थोड़ा सा सर, थोड़ा सा रिवीजन। ओके सर, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए सर। ओके आइए जी। ओके, अरे रुक जा, वैलेंटाइन के ऊपर बहुत बढ़िया प्लान किया हुआ है यार, मतलब तुम बहुत खुश हो जाओगे यार। ओके, हाँ तो यार थोड़ा सा आइए, रिवीजन रिवीजन करते हैं। रिवीजन, बिना रिवीजन के तो भैया हमारी क्लास की शुरुआत तो होगी नहीं वैसे, या नहीं तो वो नाराज हो जाएगी। कौन नाराज हो जाएगी? हमारी एनसीईआरटी जो है ना, वो नाराज हो जाएगी। देखो यार, मेरी टेबल है यार, तो मेरे टेबल को कुछ बुरा मत बोलना। एक ही टेबल है मेरे पास, ठीक है। चलो यार, ये टेबल काम का नहीं है, ये किताब रख सकते हैं यार। स्टैंड बनाना पड़ता है यार, वी आर इंडियंस यार, बिना जुगाड़ के काम नहीं चलता इधर, ठीक है। देखो आधे वैलेंटाइन वैलेंटाइन खेल रहे हैं। नलायको, तुम्हारा वैलेंटाइन अभी तक खत्म नहीं हुआ है? नीट के साथ भी है 5 मई को वैलेंटाइन। चलो आ जाओ, शुड बी स्टार्ट नाउ बच्चों। एक बारी छोटू सा ना अपन रिवीजन कर लेते हैं यार। और जो भी कॉल कर रहा है, बाबू कॉल मत करना, तो नहीं तो तू समझ जाएगा मैं कौन हूँ। एक मिनट, मैं फोन को भी दूर रख दे रहा हूँ जिससे कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना। आ जाओ। वेल बच्चों, अगर हम सबसे पहले अगर शुरू करेंगे, किसके बारे में शुरू किया जाए? पहले ग्लाइकोलिसिस शुरू किया जाए। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस यार, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा था यार? इसका साइट क्या है बच्चों? ये तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म में हो रहा था क्या जी? साइटोप्लाज्म में हो रहा था। और साइटोप्लाज्म में एक्चुअली में हुआ क्या बच्चों? हमने एक ग्लूकोज को तोड़ा है क्या? हमने एक ग्लूकोज को तोड़ के कितना मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाया? बताना थोड़ा यार। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मैंने बनवाया था। अब यार, ये पायरुविक एसिड कितना कार्बन का होता है बच्चों? ये तुम्हारे पास 3 कार्बन का होता है यार। क्लियर है बच्चों? अच्छा अब सुनो जी, साथ साथ में ना नेट गेन यहां पे कितना हुआ था यार? नेट गेन के बारे में अगर मैं बात करूं तो काट कुट के 2 एटीपी बचा था, और तुम्हारे पास कितना NADH बचा हुआ था जी? 2 तुम्हारे पास Na, ओके, DH यहां पे बचा हुआ था जी। कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। अब सुनो जी, अब हम बात करेंगे यार लिंक रिएक्शन के बारे में। लिंक रिएक्शन यार, लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है जी? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बिकॉज यहां पे तुम कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ रहे हो ना, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को तुम तोड़ रहे हो बच्चों। अब देखो, इसका लोकेशन कहां पर बच्चों जी? ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है जी। ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आपका चलता है गुरु। अब सुनो यार, यहां पे क्या होता है यार? यहां पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड को तोड़ा जाता है, ओके, तोड़ा जाता है। और क्या बनाया जाएगा? यहां पे ऐड करवाते हैं हम लोग कोएंजाइम ए। और यहां पे तुम्हारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है क्या जी? अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में कितना कार्बन का बच्चों? ये आपके पास 2 कार्बन का होता है। फिर साथ में तुमको 2 NADH मिलता है क्या? और तुमको 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहां से भी रिलीज होते हुए दिख जाएगा। डन है बच्चों? 2 NADH और तुम्हारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आइए जी, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं बच्चों, उसके बाद हमारे पास क्या होगा? ये एसिटाइल कोएंजाइम में किसका सबस्ट्रेट है? क्रेब्स साइकिल का सबस्ट्रेट है। अब यार क्रेब्स साइकिल भी कहां पर चल रहा है? क्रेब्स साइकिल बालकों, क्रेब्स साइकिल भी चल रहा है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब सुनो, यहां पर क्या होगा जी यार? यहां पे क्या होगा जी? हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या क्या बनेगा यार? एक मॉलिक्यूल से तुम्हारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था ना, अब यहां पे 2 मॉलिक्यूल है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पे कुल हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड। यस, और हमारे पास 3 जगह पर NADH बन रहा था क्या यार? 3 जगह पर बन रहा था क्या? ओके, अब यहां पे कितना हो गया जी? 2 मॉलिक्यूल है, तो तुम्हारे पास 6 NADH हो चुके हैं जी। और तुम्हारे पास ATP कितना बनेगा बच्चा? सिर्फ 2 ही बनेगा। 2 तुम्हारे पास वो भी GTP के फॉर्म में बनता है, और 2 तुम्हारे FADH2 बनते हैं, और तुम्हारे पास 2 यहां पे GTP बनेगा जी। क्या यहां तक किसी को डाउट है बच्चों? क्या यहां तक किसी को भी डाउट है क्या? क्या यहां तक किसी को भी डाउट है क्या? देखो, हम लोगों ने यही सब चीज यहां पे पढ़ा हुआ था। अगर तुम बड़े गौर से अगर देखोगे तो कल मैंने तुमको यही सारी बातें यहां पे बताई हुई थी यार। ओके, यस, कल मैंने तुमको यही सारी बातें यहां पे बताई हुई थी जी। अच्छा, मैंने यहां पे गलत लिख दिया। यहां पे ना मैंने 6 गलत लिख दिया। यहां पे 6 क्यों लिखा?
मेरे को 4 लिखना चाहिए ना, क्योंकि लिंक रिएक्शन को अगर मैं साथ में लूंगा तो 6 होगा यार, ये तुम्हारे पास 4 ही होगा ना, क्योंकि 2 ही बार तुम्हारा डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है क्रब साइकिल के अंदर जी। 6 NADH बन रहे हैं क्या, 6 NADH यहाँ पे बन रहा है, 2 तुम्हारे पास वहां पे बन रहे हैं जी। ओके डन है यहां तक, किसी को डाउट है बच्चों, क्या किसी को डाउट है यहां तक, क्या किसी को डाउट है यहां तक, जल्दी बताओ यार, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे बाबू मोहम्मद सैफ कल होगा ना, कल होगा वो ब्रीदिंग एक्सचेंज, कल नहीं होगा, वही परसों होगा। अभी देखा जाएगा कि परसों कब, मतलब कल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके चलो यार शुरू किया जाए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बच्चों। ओके 1 मिनट रुको यार, ये थोड़ा सा ना मेरा लैग कर रहा है, तुमको तो लैग नहीं हो रहा है ना यार, पता नहीं यार, मेरा मैकबुक है ना पुराना हो गया है, तुम आशीर्वाद दे दोगे तो फिर नया आ जाएगा। चलो आ जाओ यार। चलो बच्चों अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एकदम आसान तरीके से प्यारे भावनाओं में इसको समझते हैं। ईटीएस क्या है यार, कितने बच्चों को समझ में नहीं आता, सिर्फ रटते हैं इसको, रटना नहीं यार, मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा ईटीएस में क्या हो रहा है यार। देखो कल अगर आपको याद होगा तो तुम्हारा एटीपी जो है वो 3 तरीके से बन रहा था। एक था फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसका मतलब क्या, लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बना दो। एक था एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब क्या, डायरेक्टली तुम्हारा सबस्ट्रेट से एटीपी बन जाना। तीसरा था तुम्हारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या था, इनडायरेक्ट तरीके से एटीपी को बनवा देना। अब सुनो, अब ये इनडायरेक्ट तरीके से जो एटीपी बनता है ना, उसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। पहले इसको मैं देसी भाषा में समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग इसका विदेशी मतलब एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ेंगे यार। यार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलो, सिस्टम, या तुम उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलो बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यार इसमें क्या होता है यार, इसमें ना NADH और FADH को ना पकड़ के मारा जाता है, इधर निकाल अपने अंदर से एटीपी। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है ईटीएस के अंदर बच्चों, तो देखो बड़ा कॉमन सी बहुत सिंपल सी चीज इसमें होती है। क्या होती है कि जो NADH है और जो तुम्हारा FADH2 है, FADH2, इनको ना ऑक्सीडाइज करवाया जाएगा। देखो अगर मैं ऑक्सीडाइज करवाऊंगा मतलब 3rd डिग्री इनको दिया जाता है जी। जब ऑक्सीडाइज कराएंगे तो क्या होगा जी, रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन का, यहां पे इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा। कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जी मुन्ना, जब तुम्हारे NADH और FADH2 का जब तुम लोग ऑक्सीडेशन कराओगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा फ्लो करेगा बच्चों बताओ। जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, ये फ्लो करते हैं थ्रू अ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा फ्लो होंगे। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना, ये तुम्हारे इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल में अरेंज्ड है। ये अरेंज्ड है कैसे जी मुन्ना, अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, और आपको पता है कि जब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तब तब क्या होगा, प्रोटॉन का ऊपर नीचे होगा यार, कहीं पे प्रोटॉन बढ़ेगा कहीं पे प्रोटॉन तुम्हारा कम होगा यार, यही तो होता है और कुछ तो होता नहीं है। और जब जब तुम्हारा प्रोटॉन का क्वांटिटी अगर ऊपर नीचे होगा तो उससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, और जहां प्रोटॉन ग्रेडियंट बना वहां पे एटीपी बनने का संभावना बहुत बढ़ जाता है यार। अब देखो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में चल रहा था, क्रेब्स साइकिल लिंक रिएक्शन तुम्हारा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा था। अब सवाल ये आता है कि भाई ये कहां पे चल रहा है यार, तो ईटीएस का जो साइट होता है, जो इसका साइट होता है मुन्ना, वो होता है तुम्हारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है देखो यार, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर मेम्ब्रेन का जो बीच का जो स्पेस है ना, उधर ही तुम्हारे पास ये काम चलता है यार। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में तुम्हारे पास ये बनते हैं यार। ओके नहीं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर बनता है, मैं बताऊंगा यार इनर मेम्ब्रेन में क्या है। वो इनर मेम्ब्रेन में अलग चीज है, इनर मेम्ब्रेन नहीं लिखा यार, इंटर है, देखो ठीक है चलो। अच्छा ये जो उसका कॉम्प्लेक्स है ना, जो कॉम्प्लेक्स है वो तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स तुम्हारे पास इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। माय बैड यार, ये मेरी गलती हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। मैं इंटर में कहां पे चलेगा यार, ये देखो यही कंफ्यूजन देखो तुमको भी होता है, मैं भी हो गया कंफ्यूज। ठीक है चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये तुम्हारे पास चलता है यार, लोकेशन तुमको याद रखना यार। यहां तक किसको डाउट है यार, यहां तक किसको डाउट है, ओके यहां तक किसी को भी डाउट है क्या, बिल्कुल भी नहीं यार। हमने क्या समझा यार, ईटीएस में क्या होता है बच्चों, हम लोग ईटीएस में NADH और FADH2 को हम लोग ऑक्सीडाइज करवाते हैं, हम इसका ऑक्सीडेशन करवा के उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाएंगे, और उस इलेक्ट्रॉन को फिर हम लोग बाबू क्या करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा मूव करवाएंगे। जब जब ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा मूव करेगा तो तुम्हारा एटीपी बनने का संभावना बहुत बढ़ जाता है। तो पहले आइए समझते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका तुम नोट्स बनाना ब्लैंक स्लाइड पे, ब्लैंक पेज पर, और अपनी एनसीईआरटी में चिपका लेना, तो एनसीईआरटी रीडिंग तुम्हारा बहुत सिंपल हो जाएगा जी। ओके ठीक है, अब सुनो यार बच्चों,
तो यार इलेक्ट्रॉन कैरियर हमारे पास कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? पहले आइए समझते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर है मेरे पास। एक होता है मेरे पास एफएमएन। एफएमएन एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कैरियर है। दूसरा है तुम्हारे पास आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तीसरा है तुम्हारा साइटोक्रोम। अब जो साइटोक्रोम है ना, जो साइटोक्रोम है वो तुम्हारे पास एकदम सीरीज में अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं मुन्ना? एक होता है साइटोक्रोम बी, एक होता है तुम्हारे पास साइटोक्रोम C1, एक होता है तुम्हारे पास, ये दिख रहा है क्या, साइटोक्रोम C1 हो गया, साइटोक्रोम C हो गया, फिर तुम्हारे पास साइटोक्रोम A हो गया, और तुम्हारे पास साइटोक्रोम A3 हो गया। अरे बातें मत करो यार प्लीज, A3। ठीक है, ये तुम्हारे पास, थोड़ा सा मैं यहां पे हट जाऊं, देखो ये तुम्हारे साइटोक्रोम्स है, ये सीक्वेंस में अरेंज है। तुमको पेपर में डायरेक्टली आता है कि साइटोक्रोम का अरेंजमेंट बताओ, ये तुम्हारा पेपर में पीवाई के उसमें पूछा गया है क्वेश्चन, तो याद रखना। ओके, BC1A, BC1C, A और A3, क्या BC1C, A और A3 क्लियर है? और तुम्हारे पास जो चौथा इलेक्ट्रॉन कैरियर है मुन्ना, उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है यूबीक्यूनिन। उसका नाम है क्या है जी? यूबीक्यूनिन। ओके, यूबीक्यूनिन, यूबीक्यूनिन। और तुम्हारे पास, और इसको हम लोग और क्या कहते हैं? कोएंजाइम क्यूबी कहते हैं। ओके, कोएंजाइम कोएंजाइम ऑफ क्यूबी इसको कहते हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है मुन्ना, वो कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगा ना यार। ये तुम्हारे प्रेजेंट कहां पर होते हैं? अब ये सुनना, इसका लोकेशन कहां पर है? इट इज प्रेजेंट इन दी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको अगर पता होगा तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में तुमको इनफोल्डिंग्स देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं मुन्ना? क्रिस्टे कहते हैं। उसे क्रिस्टे कहते हैं क्या? क्रिस्टे। तो ये तुम्हारे वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है मुन्ना, देखो क्या बात है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर तुम्हारे फ्री नहीं रह सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन कैरियर को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स में रहना पड़ता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना, ये सब तुम्हारे कॉम्प्लेक्स से एसोसिएटेड है, कॉम्प्लेक्स से तुम्हारे पास एसोसिएटेड है। हर एक तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कैरियर जो नहीं, ये तुम्हारे पास चार ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन कैरियर आपको देखने को मिलेगा मुन्ना। कौन कौन सा देखने को मिलेगा जी? एक मिलेगा आपको एफएमएन मिलेगा, तुमको एक एफईएस मिलेगा, साइटोक्रोम मिलेगा। साइटोक्रोम में कैसे अरेंजमेंट है जी मुन्ना? साइटोक्रोम B, C1C, A और A3 है, और उसके बाद यूबीक्यूनिन होगा तुम्हारे पास, कोएंजाइम क्यूबी जिसको हम लोग कहते हैं यार। अभी जितने भी तुम्हारे पास है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये तुम्हारे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, और ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स से एसोसिएटेड है। तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है बच्चों। अब तुमको एकदम स्टेप में समझना पड़ेगा, तभी जाके तुमको ईटीएस समझ में आएगा, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये एमबीबीएस में कॉमन है, और फर्स्ट ईयर में ना पेपर में आता ही आता है। बायोकेमिस्ट्री जब तुम लोग एग्जाम दोगे ना एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, तो वहां पे तुम्हारा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बायोकेम में भी आता है, और तुम्हारा फिजियोलॉजी के अंदर भी आता है। तो ये तुम अच्छे से पढ़ लो यार। ओके, आज नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन होते, मेरे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर भी होता है, हम लोग बात करेंगे, हरिओम हरिमोहन, हम उसके बारे में बात करेंगे अभी। ये क्लियर हो गया? हमारे चार इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन से? एफईएस है, एफएमएन है, साइटोक्रोम है, और तुम्हारे यूबीक्यूनिन हो गए। बच्चों अभी हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। हमारे पास ईटीएस में कितने कॉम्प्लेक्स हैं? हमारे ईटीएस में 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कितने? 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 1। ओके, इसका नाम है तुम्हारा NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसका मतलब तुमको क्या समझ में आ रहा है? ये तुम्हारे NADH को ऑक्सीडाइज करेगा क्या? इसे ये समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा NADH को ऑक्सीडाइज करेगा बच्चों। दूसरे कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? सेकंड कॉम्प्लेक्स का उसका नाम है कॉम्प्लेक्स 2। अब कॉम्प्लेक्स 2 का नाम होता है FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। इसको हम लोग कहते हैं FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, या तुम्हारी एनसीईआरटी कहते हैं इसको हम लोग सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको भी हम लोग FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। क्यों कहते हैं मुन्ना? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ये तुम्हारे FADH2 यहीं पे बनते हैं, फ्यूमेरिक एसिड जब बन रहा था तो। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे मुन्ना कॉम्प्लेक्स नंबर 3, अब यहां से पेपर में सवाल बहुत बनते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को हम लोग क्या कहते हैं मुन्ना? कॉम्प्लेक्स बी, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको हम लोग साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको, BC1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फोर्थ है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर 4। यार कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को हम लोग क्या कहते हैं ना? साइटोक्रोम A, A3 कहते हैं,
साइटोक्रोम A3 कहते हैं, ठीक है। और तुम्हारे पास आखिरी में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 5। यार कॉम्प्लेक्स 5 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एटीपी सिंथेज कहते हैं, एटीपी सिंथेज कहते हैं। क्यों? बिकॉज यहां पे तुम्हारे पास एटीपीएस सिंथेस एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करा के एटीपी का सिंथेसिस करवाएगा जी। ये तुम्हारे पास क्या कराता है मुन्ना? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करा के आपका एटीपी का सिंथेसिस करवाता है। यार यहां तक किसको कोई दिक्कत है क्या बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत है यार? यहां तक ओके, ठीक है, ठीक है, चलो यार, हाँ यहां तक दिक्कत। अरे यार रुको यार, एक मिनट रुको यार, ये एक आ गया है। हाँ सुनो, कौन है यार भाई? किसको क्या दिक्कत है? जिसको दिक्कत है ना, रुको, ये एक आया है फॉलो ट्रेंड वाला, कौन? चल चल करके आया है ना, ठीक है, इसको मैंने निकाल दिया है। थोड़ा सा स्पैमर आ गया हमारे क्लास में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोग आए, लोग पेड स्पैमर है। मैंने क्या बताया, हमारे क्लास में से तुमको उठ पटांग दिखते रहेंगे। क्या होता है ना, जब तुम ऊपर चढ़ते रहते हो ना, तो पैर पकड़ के खींचने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब में कैसा है ना, थोड़ा सा हमारे मतलब अच्छी पहचान हो गई ना, तो ये सब आएंगे, ठीक है। तो तुम्हारे साथ भी होगा बच्चों। ओके चलो, यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत है यार? यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी डाउट नहीं हो गया। हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन ये कैरियर है। हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन से बच्चों? एफएमएन है, एफईएस है, साइटोक्रोम है, जिसमें साइटोक्रोम में कैसे अरेंजमेंट होंगे जिम्ना? साइटोक्रोम बी, C1, A3 और तुम्हारे सी, ए और A3 अरेंजमेंट रहेंगे। उसके बाद तुम्हारा यूबिक्यूनिन रहेगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर कहां पे प्रेजेंट है बच्चों? तो ये तुम्हारे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, क्रिस्टे में प्रेजेंट है जी। ओके यस, ठीक है। अब सुनो जी बच्चों, ये जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है मुन्ना, वो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स से एसोसिएटेड है क्या? हमारे पास कितने कॉम्प्लेक्स है बच्चों? जल्दी बताओ यार, कितने कॉम्प्लेक्स है? जल्दी बताओ। ओके हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स 1 जो है तुम्हारे पास, उसका नाम है NADH डीहाइड्रोजनेस। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है FADH2 डीहाइड्रोजनेस। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है साइटोक्रोम BC1। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम A3 और कॉम्प्लेक्स 5 का नाम है एटीपी सिंथेज है। अब देखो हमने क्या बताया, इन्हीं कॉम्प्लेक्स से कौन एसोसिएटेड होता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर एसोसिएटेड होता है क्या? तो देखो कॉम्प्लेक्स 1 से तुम्हारे कौन एसोसिएटेड है? कॉम्प्लेक्स 1 से एसोसिएटेड है तुम्हारे पास आपके FMN एंड तुम्हारा FES। ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कैरियर आपके एसोसिएटेड है, FES। अब कॉम्प्लेक्स 2 से तुम्हारे एसोसिएटेड है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, FES। ओके अब कॉम्प्लेक्स 3 का नाम ही है तुम्हारे पास साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो इसमें कौन होगा जी? साइटोक्रोम B होगा, साइटोक्रोम C1 होगा और तुम्हारे पास यहां पे FES रहेगा जी, ठीक है, FES रहेगा जी। ओके हाँ जी, चलो अब आगे की ओर बढ़ो। जो कॉम्प्लेक्स 4 है बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स तुम्हारा 4 है, अब इनसे कौन एसोसिएटेड रहेगा? साइटोक्रोम A आपके A3 रहेंगे और तुम्हारे पास 2 कॉपर के एटम्स रहते हैं। और ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये तुम्हारा PYQs पूछा गया कि कौन से कॉम्प्लेक्स से तुम्हारे पास कॉपर आयंस एसोसिएटेड है, कि कॉपर के जो एटम है वो किन से एसोसिएटेड है? वरना वो कॉम्प्लेक्स 4 से एसोसिएटेड है। और तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में जो आपके कैरियर होंगे उसका नाम है F0 F1 पार्टिकल्स। अब यार हम लोगों ने यहाँ पे 2 का जिक्र नहीं किया बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे 2 जन का जिक्र नहीं किया। कोई मुझे बताएगा? ओके यहाँ पे हम लोगों ने 2 जन का जिक्र नहीं किया। वो 2 जन कौन है मुन्ना? वो है तुम्हारे यूबिक्यूनिन और साइटोक्रोम C। इनका हमने जिक्र क्यों नहीं किया यार? ये तुम्हारे PYQs में पूछा गया। इनका काम है ना, ये तुम्हारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है मुन्ना, ये तुम्हारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। या जैसे कि ये सब जो है FMN और FES है, वो आपके इसी कॉम्प्लेक्स से एसोसिएटेड है, वो बाहर नहीं जाएगा, वो मूव नहीं कर पाएगा। अब आपका FES है वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 2 से एसोसिएटेड रहेगा। साइटोक्रोम B, C1 और FES जो है वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 3 से ही एसोसिएटेड रहेगा। लेकिन यूबिक्यूनिन और साइटोक्रोम जो C है ना, ये तुम्हारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये तुम्हारे मूव करते हैं यार। क्लियर है? ये तुम्हारे पास मूव करते हैं। कौन है मुन्ना, कौन मूव करेगा जी आपके पास? ये मूव करते हैं यूबिक्यूनिन और तुम्हारे पास साइटोक्रोम C। क्लियर? ये तुम्हारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जी। ओके मैं बताऊंगा मोहित, रुक जाओ यार, मैं अब हर एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा यार, ठीक है। यहां तक किसको डाउट है बच्चों? यहां तक किसको डाउट हो गया? बिल्कुल भी नहीं। आइए थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिकल तरीके से डायग्राम बना के समझेंगे तो हमको और भी क्लियर हो जाएगा डायग्राम कि हमसे एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही है। देखो यार बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया कितने मेम्ब्रेन से सराउंडेड है? माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है क्या यार? जो इनर है उसमें तुमको ऐसे इस प्रकार से इनफोल्डिंग देखने को मिलता है क्या जी? इस इनफोल्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं?
इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टे कहते हैं, इसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं। ये तुम्हारे पास क्या हो गया जी मुन्ना, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये तुम्हारे पास इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल, यार स्पेस में क्यों लिख रहा हूं यार, एक मिनट रुक, ये मेरा हैंग क्यों कर रहा है। ये तुम्हारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया, ये तुम्हारे पास पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, आपके इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, आईएमएस है बीच वाला। कोई दिक्कत यहां तक, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और तुम्हारा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या तुम्हारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब सुनो जी बेटा, इस इनफोल्डिंग को मैं क्या कहूंगा, इस इनफोल्डिंग को मैं क्या कहूंगा, इसे बच्चों हम लोग क्रिस्टे कहते हैं क्या, इसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टे कहते हैं। क्लियर है मुन्ना? अच्छा, ये अंदर वाले जगह को मैं क्या बोलूंगा, इस अंदर वाले जगह को मैं मैट्रिक्स बोलूंगा क्या, मैं मैट्रिक्स बोलूंगा। अगर आपको याद हो तो थोड़े दिनों पहले हम लोगों ने कल ही पढ़ा था बच्चों कि मैट्रिक्स में तुम्हारे पास क्या चल रहा है, लिंक रिएक्शन चल रहा है और तुम्हारे पास क्रेब साइकिल चल रहा है। और लिंक और क्रेब साइकिल से तुम्हारे क्या बन रहा है बच्चों, यहां पर आपके बन रहा है, एक बन रहा है NADH बन रहा है और एक बन रहा है आपका FADH2 बन रहा है। यस, बड़े गौर से देखिएगा, हमने क्या बताया मुन्ना आपको, हमने क्या बताया, जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी तुम्हारे कॉम्प्लेक्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये सब के सब कहां पे प्रेजेंट होंगे, ये सब क्रिस्टे पर होंगे क्या। देखो आइए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स को अब मैं बनाता हूं यहां पे। तो यार ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है। मैं पहले तुम्हारा सब डायग्राम बना देता हूं जिससे कि आपको समझ में आएगा। अब देखो तुमको हर एक चीज ना पूरा एकदम पिक्टोरियल तरीके से फील होगा। ये क्या हो गया, जो पहला वाला जो मैंने डॉट बनाया ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है और ये जो आखिरी में हमने बनाया ना वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है। क्लियर है? जब बेटा अब जैसे कि मैट्रिक्स में तुम्हारे NADH और FADH हैं, आपके NADH और FADH2 हैं। जब हम लोग इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे, जब हम लोग इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वही इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहां से यहां तक मूव करेगा, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और आपका ATP का सिंथेसिस होगा। क्या ये बातें सभी को समझ में आई बच्चों, क्या ये बातें सभी को समझ में आई, जल्दी बताओ, इतनी बातें सभी को समझ में आई किस तरीके से तुम्हारे क्रिस्टे पर ये इलेक्ट्रॉन जो कॉम्प्लेक्सेस है वो आपके अरेंज्ड है और ये इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे हैं ऐसे। क्लियर है? हर एक चीज पहले एकदम एक एक स्टेप में तुम समझना, हर एक आप लोग स्टेप में समझना। अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो जितने भी हैं वो सबके सब कहां पे प्रेजेंट है बच्चों, ये सबके सब तुम्हारे क्रिस्टे पर प्रेजेंट है क्या, मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है क्या, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ही तुम्हारे सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस जो है ना वो अरेंज्ड है। ये बीच वाले स्पेस को मैंने क्या बोला मुन्ना, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोला या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला यार, और मैंने बाहर वाले को बोला आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला। बच्चों यार मैं इतने पार्ट को जूम कर दूं क्या यार, यार मैं इतने पार्ट को जूम कर दूं क्या अगले पेज पे, जिससे कि मैं को तुमको कॉन्सेप्ट डिलीवरी में बहुत आसानी हो जाएगा। सुनो यार बच्चों, यार ये क्या हो गया बच्चों, ये तुम्हारे पास हो गया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया। बड़े गौर से देखिएगा यार बच्चों, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया क्या, और क्या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ही मेरे पास सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं क्या, बोल मेरी जान, क्या सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस मेरे इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पर ही है, सॉरी स्पेस कह रहा हूं मैं, मेम्ब्रेन पर ही है। अब ये बीच वाला जो जगह है, इस बीच वाले जगह को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, इस बीच वाले जगह को मैं बोलता हूं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहूंगा या मैं इसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलूंगा। इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलो या तुम इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलो। अगर आपको मुन्ना अगर पूरा याद होगा, सारी सारी अगर बातें अगर आपको याद होंगी, कीमोऑस्मोसिस कितने लोगों को याद है बच्चों, कीमोऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, आपका जो प्रोटॉन का डिपोजिशन कहां पे हो रहा था, ल्यूमन में हो रहा था क्या, ल्यूमन में हो रहा था। और स्ट्रोमा में क्या हो रहा था बच्चों, स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा में तुम्हारा हाइड्रोजन का लेवल कम हो रहा था और ल्यूमन में हाइड्रोजन का लेवल बढ़ रहा था, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया था, है ना। यस, अब यहां पर भी वही होता है बच्चों, यहां पर क्या होगा ना यार, ये अंदर वाला क्या है, अब ये जो अंदर वाला जो जगह होगा, मैं यहां पे इमेजिन करो बस, ये तुम्हारा मैट्रिक्स है, ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। अब यहां पे उसका उल्टा चलता है, वहां पे ल्यूमन में एक्यूमुलेट हो रहा था ना, अब यहां पे क्या देखो, मैट्रिक्स में तुम्हारे पास क्या है बच्चों, मैट्रिक्स में आपके NADH और FADH2 है क्या, है क्या बच्चों।
हम लोग इनको जब ऑक्सीडाइज कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहीं से निकलेगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन अगर यहीं से निकलेगा तो हाइड्रोजन की कमी कहां पर होगी? मैट्रिक्स में होगी मुन्ना, या तुम्हारा इनर आपका पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होगा या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में होगा? बताइए थोड़ा, कहां पे होगा? यहां पर अगर तुम देखो तो मैट्रिक्स में से तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो मैट्रिक्स में एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, यहां पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होती है, यहां पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से यहां का पीएच आपका बेसिक बन जाता है। और होता क्या है मुन्ना, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा वो जाके ना इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में ना तुम्हारे भर जाते हैं। मतलब अगर मैं ये बोलूं तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या हो रहा है, यहां पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जो है बच्चों वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का जो पीएच है ना वो आपका एसिडिक हो जाता है। कितने लोगों को पहले ये बात समझ में आ गया? पहले ये बताओ, एक एक आपको स्टेप से चीजों को समझना पड़ेगा। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन कैरियर पढ़ लिया, हम लोगों ने आपके कॉम्प्लेक्सेस पढ़ लिए, ओके। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस कहां पे अरेंज है मुन्ना? तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे अरेंज्ड है, ठीक है। होता क्या है, मैट्रिक्स में से जब मैट्रिक्स में जब तुम्हारा ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, NADH और FADH2 का, जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारे रिलीज होंगे तो उस समय क्या होगा मुन्ना, हाइड्रोजन जो मैट्रिक्स है वो सीधा पंप होकर कहां पे चले जाएंगे जी? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले जाएंगे, या तुम उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल दो। क्लियर है? आइए जी, अब बच्चों मैं थोड़ा सा ना इसको ना थोड़ा सा नीचे कर देता हूं क्योंकि मुझे कंसेप्ट बताना है। अरे यार एक किधर चले गया, एक सेकंड रुको। ये देखो ऐसी तो गलती है, प्रिसीजन नहीं रहेगा तो यही प्रॉब्लम है। देखो आ जाओ यार, अभी तुमने मेरे को थोड़ी देर पहले ये बताया था कि सर यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस, जल्दी से मैं डायग्राम बना देता हूं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, और मेरा कलर चेंज करके मैं कॉम्प्लेक्स 5 बनाऊंगा। सुनो, अब कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हो रहा है मुन्ना, बड़े गौर से बताइए। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हो रहा था? कॉम्प्लेक्स 1 में, कॉम्प्लेक्स 1 तुम्हारा किनसे एसोसिएटेड है? बताओ थोड़ा बताओ। NADH, NADH डी हाइड्रोजनेस इसका नाम है क्या? ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 है, और ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 5 है। डन मुन्ना? अब सुनो, यहां पर क्या होगा ना मुन्ना, यहां पर क्या होगा, अलग कलर लेते हैं। यहां पर ये जो आपका NADH है ना वो आपका आएगा इसके पास, कॉम्प्लेक्स 1 के पास। तो जो NADH है ना इसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा आपका? NAD प्लस बनेगा, प्लस बनेगा। मतलब यहां से आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है क्या? इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो गया, उसी दौरान तुम्हारे पास अंदर से हाइड्रोजन जो है ना वो आपका यहां की ओर आ जाता है, बाहर की ओर आ जाता है। हाइड्रोजन जो है आपका वो आपके मैट्रिक्स में से ल्यूमन की ओर चले, ल्यूमन कह रहा हूं मैं, मैट्रिक्स आपके पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले जाता है। क्लियर है? अब देखो, अब ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो रिलीज हुआ है ना, ये कॉम्प्लेक्स 2 के पास नहीं जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाता है। बिकॉज कॉम्प्लेक्स 2 तुम्हारा किसको तोड़ेगा? कॉम्प्लेक्स 2 किसको तोड़ेगा? वो आपके FADH2 को तोड़ता है। अब वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स 2 से क्या होगा जी? जो कॉम्प्लेक्स 2 के पास इलेक्ट्रॉन गया, फिर से तुम्हारे पास कुछ अमाउंट में जो हाइड्रोजन है वो तुम्हारे यहां पे आ गया। फिर अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा तुम्हारे कॉम्प्लेक्स 3 के पास, क्या गया? इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। फिर क्या होगा जी मुन्ना, कुछ अमाउंट में ना हाइड्रोजन तुम्हारे फिर यहां पे बाहर की ओर पंप हो जाएंगे। मैं पूरा मैकेनिज्म अभी समझाऊंगा, मैं सिर्फ तुमको स्टोरी बता रहा हूं जी। अभी क्या हो गया जी मुन्ना, यहां पे हाई हो गया, क्या यहां पे हाइड्रोजन हाई हो गया और यहां पे तुम्हारे पास लो हो गया जी। अभी क्या होगा ना, कुछ अमाउंट में ना यहां पे अंदर की ओर पंप होने लगते हैं, और इसी दौरान जो कॉम्प्लेक्स 5 है वो क्या करेगा? ADP और IP की मदद से आपका ATP का फॉर्मेशन करवा देता है। समझे आप लोग? समझे? अब कॉम्प्लेक्स 2 में मैंने यहां पे क्यों नहीं कुछ लिखा? बिकॉज कॉम्प्लेक्स 2 में किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? यहां पे आपका जो FADH है वो आपका टूट के आपका FAD बना रहा है, और आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाएगा। फिर यही इलेक्ट्रॉन अब इसमें क्या होगा जी, अंदर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई है। अब वो हाइड्रोजन क्या होगा जी मुन्ना, बाहर से अंदर की ओर पंप होगा जी। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गया? पहले हल्का हल्का यार, बेसिक सा स्टोरी बता रहा हूं यार, अभी तो मैंने मेन चीज शुरू ही नहीं किया है, मैंने अभी मेन चीज शुरू किया ही नहीं है बच्चों। ओके, कितने लोगों को इतनी बातें पहले समझ में आ गई है? पहले ये बताओ यार, यार कितने लोगों को इतनी बातें पहले समझ में आ गई है? ठीक है, अब हम लोग तुम्हारी जो NCERT की डायग्राम है ना उसको भी हम लोग सिंप्लीफाइड तरीके से ना यहां पे ड्रॉ करूंगा मैं, और आप लोगों को मैं पूरी स्टोरी का ना पूरा सार दे देता हूं। यार बच्चों ये मेरे पास है ना इनर मेम्ब्रेन है, ये जो हम लोगों ने इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करें ना, यहीं पे तुम्हारे सारे के सारे कौन एसोसिएटेड है? इनर मेम्ब्रेन से तुम्हारे पास सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस एसोसिएटेड है क्या?
ये बाहर तुम्हारे पास क्या है मुन्ना, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, या तुम इसको बोल दो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल दो, पीएमएस बोल दो, ठीक है। और ये अंदर क्या है मुन्ना, अंदर है तुम्हारे मैट्रिक्स। यार ये इनर मेम्ब्रेन से कौन एसोसिएटेड है मुन्ना, आपके इनर मेम्ब्रेन से ना कॉम्प्लेक्सेस एसोसिएटेड होते हैं। आराम से ना मेरी बात को सिर्फ सुनना जी, मैं पहले पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। हमारे पास कितने कॉम्प्लेक्स है कुल बच्चों, यहां पे हमारे पास कुल हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो मैं 5 को ड्रॉ कर लेता हूं। 3 हो गया, ये तो हमारे पास 4 हो गए, और ये दिख रहा है क्या यार, मेरे को थोड़ा सा साइड हटना पड़ेगा, और ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 हो गया। क्लियर है मुन्ना, ये तुम्हारे पास 5 मैंने कॉम्प्लेक्सेस बना दिया। अब एक एक ध्यान सुना, ये सारे कॉम्प्लेक्स कहां पर है बच्चों, ये इनर मेम्ब्रेन में है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। नामकरण भी कर दो यार, ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है। डन, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है। ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4, और ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5। अब मैट्रिक्स में क्या हुआ है मुन्ना, मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले तुम्हारे पास कौन काम करेंगे, हमने क्या बताया मुन्ना, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। एक का नाम है तुम्हारा यूबिक्यूनिन जो कि यहां पे प्रेजेंट होगा, और एक जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना वो तुम्हारे पास 3 और 4 के बीच में होता है, साइटोक्रोम सी। हमारे पास 2 ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है मुन्ना, NADH डिहाइड्रोजिनेस। मतलब कॉम्प्लेक्स 1 जो है यार, मैं इसको रफ करके मैं मैट्रिक्स को सीधा ऐसा लिख दूं तो वर्टिकल तरीके से, ये तुम्हारा अंदर मैट्रिक्स है। सुनो अब कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होगा मुन्ना, कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होगा कि जो NADH था जो मेरा बना था मैट्रिक्स में, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्या, और उससे तुम्हारा NAD+ बनेगा। बना बना बताओ, बना कि नहीं बना, बना। अब देखो जैसे ऑक्सीडेशन हुआ तो मुन्ना आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए रहेंगे, और हमारे कॉम्प्लेक्स 1 में मुन्ना कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर है, थोड़ा दिमाग लगाओ। हमारे कॉम्प्लेक्स 1 में 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर है मुन्ना, एक का नाम है FMN। तो FMN क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, और FMN पकड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को, और वो इस इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा दूसरे कैरियर के पास जिसका नाम है आपकी FeS, आयरन इलेक्ट्रॉन, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। अब इस दौरान क्या होगा, इस दौरान अब बड़े ध्यान से सुनिएगा जी, अब इस दौरान तुम्हारे पास इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में या तुम्हारा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कितने हाइड्रोजन अंदर से बाहर की ओर पंप हो गए, 4 हाइड्रोजन। क्योंकि जो तुम पढ़ते हो ना कि एक NADH से के हारने से, टूटने से, ऑक्सीडेशन से 3 ATP बनता है। कैसे बनता है पता है तुमको, नहीं पता है, टीचर नहीं बताएगा, NCERT बताती है, इनडायरेक्ट तरीके से बताती है, आपको समझना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हुआ जी मुन्ना, NADH को अपन ने तोड़ के NAD बनाया, और इलेक्ट्रॉन जैसे रिलीज हुआ तो मैट्रिक्स में से 4 हाइड्रोजन निकल के कहां पे चले गए मुन्ना, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले गए। ओके, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो किया जी मुन्ना, FMN से FeS के पास गया। अब ये जो FeS से इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, तो ये यूबिक्यूनिन दीदी आती है, धीरे धीरे आएगी, कॉम्प्लेक्स 1 से चिपकेगी। जैसे यूबिक्यूनिन जो है कॉम्प्लेक्स 1 से चिपकेगा बच्चों, एक सेकेंड, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो धीरे से यूबिक्यूनिन के पास आ जाएगा, बिकॉज बीच में कॉम्प्लेक्स 2 है। कॉम्प्लेक्स 2 तुम्हारे पास क्या इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, NADH के, मतलब NADH से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो उसको लेकर नहीं जाएगा। ये हमको बोर्ड चाहिए ना, हमको 2 आइलैंड के बीच में बोर्ड चाहिए जो कि लोगों को मूव करे। अब ये बीच में क्या है जी मुन्ना, अलग ये FADH का क्या करेगा, FADH2 का ये तुम्हारा डिहाइड्रोजनेस का ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 2 एसोसिएटेड है, ये तो उसके इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा नहीं। तो यूबिक्यूनिन आता है, FeS इलेक्ट्रॉन को लेगा, और वो इस इलेक्ट्रॉन को लेके सीधा कॉम्प्लेक्स 3 के पास चले जाता है। आराम से स्टोरी को समझना। तो यूबिक्यूनिन तुम्हारा कैसा कैरियर हो गया बच्चों, ये तुम्हारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गया। आइए अब देखो कॉम्प्लेक्स 3 में तुम्हारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, बड़े गौर से देखना जी मुन्ना। हमारे पास सबसे पहला होता है मुन्ना साइटोक्रोम, साइटोक्रोम बी होता है क्या बच्चों, मैं वर्टिकल तरीके से लिखाऊंगा सो दैट कि आपको समझने में बहुत ही आसानी से हो जाए। और फिर तुम्हारा FeS होता है, और तुम्हारे पास साइटोक्रोम C1 होता है। ये तुम्हारे होते हैं क्या, ये तुम्हारे होते हैं। देखो तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यूबिक्यूनिन जो लाके दिया वो किसको देगा, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम बी को। अब साइटोक्रोम वो इलेक्ट्रॉन को किसके पास दे देगा जी, साइटोक्रोम आपके पास FeS के पास दे देगा, और FeS से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा। अब इस दौरान भी क्या होता है मुन्ना, इस दौरान भी अंदर से बाहर होंगे कितने, बगल में लिख देता हूं यहां पे। अब यहां पे वापस से तुम्हारे 4 हाइड्रोजन, यहां पे तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 2 का भी मैं गिन ले रहा हूं मैं, ठीक है, समझाने के लिए तौर पे
4 हाइड्रोजन तुम्हारे बाहर हो गए। अब ये जो साइटोक्रोम जो C1 है, अब उसको तुमको जाना है कॉम्प्लेक्स 4 के पास इसके इलेक्ट्रॉन को। अब इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो साइटोक्रोम C को ना अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। साइटोक्रोम C1 जो है ना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को दे देगा। अब साइटोक्रोम C क्या करेगा ना, उस इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 4 को दे देगा। देखो तो कॉम्प्लेक्स 4 में तुम्हारे पास क्या क्या है, 2 कॉपर के आयंस हैं क्या, तो देखो कॉपर A बोल दो, एक है। तो कॉपर A क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन को कॉपर A जो है उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और कॉपर A से इलेक्ट्रॉन कहां पे चले गया जी, एक यहां पे तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर है, एक का नाम है साइटोक्रोम A और एक का नाम है तुम्हारे पास साइटोक्रोम A3। ठीक है, फिर क्या नाम है जी, साइटोक्रोम तुम्हारे पास, सॉरी, फिर तुम्हारे पास है कॉपर बी, बिकॉज कॉपर के 2 आयंस है ना, कॉपर ए और कॉपर बी। इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास ऐसे ऐसे मूव करते चले गया। अब अल्टीमेटली जो है ना, अब इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास कॉपर बी के पास आ गया। अब कॉपर बी से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कहां पे आएगा वापस से, अब इस इलेक्ट्रॉन को किसी ना किसी को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है व्हाट, आपका ऑक्सीजन। इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन आपके पास क्या करेगा जी, रिसीव करेगा। जो अल्टीमेट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स 4 के पास होता है, जो कि तुम्हारे पास कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। और ये तुम्हारे पास क्या करेगा, मैट्रिक्स में जो कुछ हाइड्रोजन बचे हुए हैं ना, ये उनसे ना वाटर बना देता है। इंटर्न में बाहर पता है कितना हाइड्रोजन जाएगा, बाहर इंटर्न में जाएगा 2 हाइड्रोजन जाएगा। कितना हाइड्रोजन गया बाहर, 2 हाइड्रोजन आपके चले गए जी। अब अगर तुम बड़े गौर से देखोगे, आपके पास पीएमएस में जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है, पीएमएस में तुम इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं मैं, हाइड्रोजन ज्यादा है या कम है बताओ। यहां पे तुम्हारे पास पीएमएस में हाई हाइड्रोजन है और यहां पे हाइड्रोजन बहुत ही कम हो चुका है। अभी रुको, और भी हम लोग कम कर लेते। अब सुनो, अब मेरा जो कॉम्प्लेक्स 2 है बच्चों, कॉम्प्लेक्स 2 मेरे पास 2 है। अब कॉम्प्लेक्स 2 में मेरे पास किसका ब्रेकडाउन होगा, जो FADH, ये तुमको ना पूरा एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन होकर तुमको FAD बनेगा। ठीक है, और यहां से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब कॉम्प्लेक्स 2 का एक्सेप्टर कौन है तुम्हारे पास, FeS, आयरन इलेक्ट्रॉन, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। अब वहां से इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा और वो सीधा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसको दे देगा, वो यूबिक्यूनिन से होते हुए तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन चलेगा कॉम्प्लेक्स 3 के बाद, और वो पूरा प्रोसेस आपका चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन और ये जो 2 हाइड्रोजन लिख रहे हैं ना, ये तुम्हारा NADH और FADH के दोनों ऑक्सीडेशन के साथ में लिख रहे हैं, कि तुमको ये टफ ना लगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया जी, पीएमएस में तुम्हारा हाइड्रोजन बहुत बढ़ गया है और मैट्रिक्स में हाइड्रोजन बहुत कम हो गया है। अब क्या होगा, इंटर्न में ना बच्चों 4 हाइड्रोजन अंदर की ओर पंप होंगे। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, यहां पे आ जाता हूं मैं बच्चों, एक सेकंड, मैं आई हैव टू कम हियर। ओके, हमारे पास कितना हाइड्रोजन आएगा जी मुन्ना, मैट्रिक्स से सॉरी पीएमएस से अंदर हमारे पास 4 हाइड्रोजन अब अंदर आएगा, जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी अभी न्यू एनसीईआरटी में अपडेट की हुई है। अब क्या होता है ना, यहाँ पे ना 2 पार्टिकल है, एक का नाम क्या है जी मुन्ना, ये तुम्हारे पास आपके जो F0 है ना वो इसमें भी अंदर ही इंबेडेड है, कॉम्प्लेक्स 5 में इंबेडेड है। ठीक है, और ये तुम्हारे पास है F1, ये कौन है बच्चों, ये तुम्हारे पास है F1 जो कि ATP सिंथेज है। अब जब 4 हाइड्रोजन जब अंदर की ओर आता है ना, इस दौरान क्या होगा मुन्ना, आपका ADP से IP बना, ADP प्लस IP से आपका ATP बना लिया जाता है। मतलब क्या, एक ATP बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन लगेंगे बताओ, एक ATP बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन आपको लग रहा है, जो कि न्यू एनसीईआरटी में भी तुम्हारी अपडेट कर दी गई है जी। अब देखो बड़े गौर से ना मुझे अब ये बताना कि कितना कितना हाइड्रोजन बाहर गया, वरना जब NADH जब तुम्हारे पास बच्चों ऑक्सीडाइज हुआ तो तुम्हारा 4 हाइड्रोजन वो लेकर गया, कॉम्प्लेक्स 3 से 4 गया, 4 तुम्हारे पास कितने हो गए, 8 हो गए, और 2 तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 3 लेकर गया, मतलब कुल कितने हो गए बच्चों, 10 तुम्हारे हाइड्रोजन NADH के लिए गए हैं बाहर। FADH के लिए कितने गए बच्चों, FADH के लिए तुम्हारे पास 4 कॉम्प्लेक्स 3 और 2 तुम्हारे पास अब मैं तुमको हर एक चीज पूरा एक्सप्लेन करूंगा जी, आराम से ना समझना। पहले मैं तुमको एक बार रिवाइज करा दूं पूरी चीजें। ETS कहां पे चल रही है बच्चों, इनर आपके पास मेम्ब्रेन में चल रही है माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जितने भी तुम्हारे ETS के लिए क्या लगेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन कैरियर लगेंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर बच्चों कहां पे अंदर भरे पड़े हैं, सब कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं। ठीक है, कितने कॉम्प्लेक्स है बच्चों, अपने पास 5 कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो तुम्हारे पास, कॉम्प्लेक्स 1 क्या है जी, NADH डिहाइड्रोजनेस, और कॉम्प्लेक्स 2 तुम्हारे पास क्या होता है बच्चों, FADH डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया जी। और कॉम्प्लेक्स 5 तुम्हारा ATPase सिंथेज होता है। 2 कॉपर आयन किसके पास है मुन्ना, वो तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स 4 के पास होता है जी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को, इतनी बातें क्लियर हो गई। हम लोगों ने किया क्या यार, कुछ नहीं किया है। हमारे NADH और FADH बने कहां पर है, मैट्रिक्स में बने। हम लोग जब इनको ऑक्सीडाइज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास फ्लो करेगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो क्या होगा जी, मैट्रिक्स से हाइड्रोजन कहां पे पंप होंगे जी, PMS पे पंप होंगे। मतलब क्या,
पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या तुम्हारे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या होगा जी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में तुम्हारे पास भरेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनते हैं जी। कितने हाइड्रोजन जब तुम्हारे पास पीएमएस से जब मैट्रिक्स में आएंगे तो एक एटीपी बनेगा बच्चों, 4 हाइड्रोजन। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे गिनो, अब एक चीज गिनना, मैंने तुमको बहुत बेहतरीन, अब तुमको ना एनसीईआरटी की ना एकदम चित्ता चित्ता लाइन एक एक याद हो गया। अब सुनो यार बच्चों, एक एनएडीएच को, अब कितने लोगों को ये पढ़ाया गया बच्चों कि एक एनएडीएच से 3 एटीपी बनता है, बताओ यार कितने लोग के टीचर लोगों ने बताया कि भाई तुमने बहुत पैसा दिया लाखों रुपया कि एक एनएडीएच से 3 एटीपी बनता है और एक एफएडीएच जब तो ऑक्सीडाइज होगा तो 2 एटीपी बनेगा, पढ़ाया गया। कैसे बना, कभी पूछो टीचर को सर 3 ही एटीपी क्यों बन रहा है, वाई 2 एटीपी, वाई क्यों वो 4 एटीपी 5 एटीपी क्यों नहीं बना रहा है, कभी पूछो, कभी नहीं पूछोगे, डर लगता है। टेंशन की बात नहीं, इफ अनमोल शर्मा इज हियर तो किस बात की टेंशन। तुमने मुझे अभी क्या बताया, तुमने मुझे क्या बताया कि एक एटीपी बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन का मूवमेंट करवाना पड़ेगा, अरे बोलना मेरी जान, एक एटीपी बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन का मूवमेंट कराना पड़ेगा, तो आप बोले सर 4 एटीपी का मूवमेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो जी बेटे, जब एक एनएडीएच को जब मैंने ऑक्सीडाइज किया तो मेरे कितने हाइड्रोजन बाहर गए, कितने हाइड्रोजन बाहर गए, 4 यहां पे गया, 4 यहां पे गया, 8 हो गया और 2 तुम्हारे पास यहां पे गया, मतलब कुल मेरे 10 हाइड्रोजन गए हैं। अब ये 10 हाइड्रोजन तुम्हारे पास पंप हुए, कहते हैं पंप्ड फ्रॉम, कहां से पंप्ड हुआ है, फ्रॉम, ये बच्चों मैट्रिक्स में से पंप हुआ है क्या, कहां तक, तुम्हारे पीएमएस में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलो या तुम्हारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलो, ये मैं हर बार है ना उल्टा ही बोलता हूं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलो। ठीक है, अब देखो ये कैसे कैसे गया बच्चों, बड़े गौर से बताना, 4 प्लस प्लस 4 प्लस 4 और सॉरी 2, ऐसे हुआ है ना ये। अब देखो यार बच्चों, 4 हाइड्रोजन से कितना एटीपी बनेगा, बोल भाई, कहां कहां कितना बनेगा, 1 एटीपी, क्या बात है सर। 4 से कितना बनेगा, 1 एटीपी, तो 2 से कितना बनेगा 0.5 एटीपी, तो तुमको तुम्हारी एनसीईआरटी तो टोटल कितना हो गया 2.5 एटीपी। तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है कि तुम इतना कंफ्यूजन में मत जियो, तुम 3 एटीपी पढ़ के चलो। उसके लिए हम लोग कहते हैं कि जब एक एनएडी जब तुम्हारा ऑक्सीडाइज होगा तो 3 एटीपी आपका बनता है। क्या बात है सर, क्या बात है। हाँ ऐसी यही रीजन है यार, क्योंकि हम लोग ईटीएस में यही तो पढ़ रहे हैं, हम लोग ईटीएस में यही तो पढ़ रहे हैं। अब सुन लो, अब एक एफएडीएच को जब मैंने ऑक्सीडाइज कराया तो कितना तुम्हारे पास हाइड्रोजन पंप हुआ है बाहर, देखो यार 4 तुम्हारा, अब तुम इसको तो गिनोगे नहीं बिकॉज ये तो एनएडीएच से एसोसिएटेड है यार, ये 4 और ये 2 कितने हो गए, 6 हो गए। देखो यार, तो कुल तुम्हारे 6 हाइड्रोजन आर पम्प्ड फ्रॉम मैट्रिक्स टू तुम्हारे पीएमएस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, कैसे कैसे होना जी, 4 हाइड्रोजन और तुम्हारे 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया 1 एटीपी और तुम्हारे पास 0.5 एटीपी, मतलब टोटल कितना एटीपी बन गया बताओ, मेरे पास 1.5 एटीपी बन गया। तो मोटा मोटी हम लोग इसको 2 एटीपी पढ़ते हुए चलते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, केओस क्रिएट ना हो। यही है भैया, यही रीजन है कि भैया एक एनएडीएच को तोड़ने से 3 एटीपी ऐसे बनता है, एक्चुअली में 3 बनता ही नहीं है, वो बनता तुम्हारे वो 2.5 है, लेकिन हम लोग उसको 3 एटीपी पढ़ते हैं। और जब एक एफएडीएच जब तुम्हारा ऑक्सीडाइज होगा तो ये तुम्हारे पास 2, खत्म हो गया, खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया। बस इतना ही तुमको पढ़ना, यही तुम्हारे पास है भाई, यही तुम्हारे पास करता धरते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म। एनसीईआरटी की रीडिंग कर ले भाई, चलो एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं, नो मोर। हाँ चलो, मजा आ गया, मजा आ गया, कितने लोगों भाई मजा आ गया, इसी बात पे वीडियो लाइक कर देना जिसने लाइक नहीं किया। ठीक है, चलो यार, अब यार जो मैंने बात बोली थोड़ा बहुत याद है, ये तो हलवा था, यही तो है यार, खत्म हो गया ईटीएस, ये ईटीएस खत्म हो गया भाई, एनसीईआरटी पढ़ो तुमको सब आता है यार। ओके चलो यार बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यार ऑक्सीडेटिव, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब यार यहां पर ना एक चीज मार्क करो बच्चों, क्या मार्क करो यार, मेरे को छोटी छोटी चीज मार्क कराना पड़ रहा है। जब भी हम लोग ईटीएस के बारे में बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स 1 से लेके 4 तक, बिकॉज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है ना वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 5 से एसोसिएटेड है। क्लियर है, ओके ठीक है। एफएडीएच2 में 6 कैसे हुए, मुस्कान जी टेंशन क्यों बात की, 4 हाइड्रोजन तुम्हारे कहां से आए, कॉम्प्लेक्स 3 से, मैंने क्या बताया कॉमन है वो, और 2 तुम्हारे कॉम्प्लेक्स 4 से, तो 4 + 2 कितना होता है, 8 तो होगा नहीं, 6 होगा ना यार। ओके यस ठीक है, आ जाओ जी। हाँ कोई दिक्कत है यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक नहीं। C1 है लिखा है ना यहाँ पे, देखो BC1 कॉम्प्लेक्स लिखा है ना यहाँ पे, कौन है वो, शुभदीप, देखो ना B यहाँ पे लिखा हुआ है और C1 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है चलो, अब
सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 1 से लेके 4 तक एसोसिएटेड है बच्चों, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है बच्चों वो तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स 5 से एसोसिएटेड है, एटीपी सिंथेसिस। अब द फॉलोइंग स्टेप इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन द NADH एंड FADH2। ठीक है, ETS में अपन क्या करते हैं मुन्ना, इनको हम लोग ऑक्सीडाइज करवाएंगे, इनका ऑक्सीडेशन करा के इनमें से अपन ATP निकालते हैं बच्चों। ठीक है, दिस इज accompanied when they are oxidized through the electron transport system। देखो अब हम लोग एनर्जी कैसे निकालेंगे बच्चों, एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन से निकालेंगे, हमको तोड़ना पड़ेगा उनको। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स, दिख रहा है अपनी NCERT में सभी लोग देखेंगे, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन टू द ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन तुम्हारे पास क्या है जी, ये तुम्हारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और ये ऑक्सीजन कहां पे प्रेजेंट है बच्चों, ये तुम्हारे पास प्रेजेंट है मैट्रिक्स के साइड में। ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये जो वाटर बनता है उसको अपन कहते हैं सिंथेटिक वाटर कहते हैं बच्चों। अब द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसी को अपन ETS कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये ETS का लोकेशन देख लो यार, मैंने इंटर बोल दिया था ना, ये तुम्हारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है जी। ओके यस, चलो आ जाओ। अब इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वेयर, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम NADH प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब बड़े गौर से देखिएगा जी मुन्ना, इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द NADH प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कैसे बना मुन्ना, दो प्रोसेस के द्वारा बना है, एक तो क्रेब्स साइकिल में बनता है, क्रेब्स साइकिल में बनता है, और एक तुम्हारे पास कहां पे बनता है बच्चों, एक बनता है तुम्हारे लिंक रिएक्शन में। ठीक है, ये दोनों तुम्हारे मैट्रिक्स में चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के, और यहीं पे तुम्हारे NADH बनेंगे क्या, आ जाओ जी। ड्यूरिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द NADH डिहाइड्रोजनेस। अब देखो जी, इसने क्या बोला है, देखो कितना कितना नालायक है तुम्हारी NCERT कह रही है कि सिर्फ सिट्रिक एसिड साइकिल में जो NADH बना है ना, हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो NADH तुम्हारा सिट्रिक एसिड साइकिल तो बिना लिंक रिएक्शन के शुरू ही नहीं होगा ना, तो उसके लिए उन्होंने सिर्फ सिट्रिक एसिड साइकिल लिखा है। देखो तो यार ये NADH जो है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए मेरे पास कौन से कॉम्प्लेक्स लगेंगे जी, हमें लगेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 NADH डिहाइड्रोजनेस। ये क्या करेगा मुन्ना, ये जो है ना वो NADH को ऑक्सीडाइज करके NAD बनवा देगा। ठीक है, और यहां से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिलीज हो जाएगा। बोल भाई क्या ये बातें क्लियर हो गई जी, ओके ठीक है। ओके आगे सुनो जी। अब देखो अभी इलेक्ट्रॉन फिर किसके पास जाएगा बच्चों, क्या ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्स 2 के पास जाएगा, नहीं, कॉम्प्लेक्स 2 तुम्हारे पास क्या है, वो तुम्हारा FADH2 का वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा। लेके कौन जाएगा, यूबिक्विनिन जाएगा। क्यों लेकर जाएगा यूबिक्विनोन, बिकॉज वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। देखो एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू द यूबिक्विनिन। अब यूबिक्विनिन किधर लोकेटेड है, देखो इट इज लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन। अगर तुम बड़े गौर से देखो तो क्या मैं उसको बीच में बनाया हूं क्या, यूबिक्विनिन मेरा अंदर की ओर ही प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में ही है। देखो इसको पोलियो क्यों हो गया लाइन को, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब सुनो जी, इनर मेम्ब्रेन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। अब यूबिक्विनिन तुम्हारा कैसा, देखो तुम्हारी NCERT कहती नहीं लेकिन तुम लिख लो, ये तुम्हारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। क्लियर है, आइए जी। अब यूबिक्विनिन आल्सो रिसीव्स अ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। देखो अब ये क्या कह रहा है यूबिक्विनिन, क्योंकि मैंने तुमको क्या बताया कि जब FADH जब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 2 से जब तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन होगा ना, इसका भी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ना वो तुम्हारा यूबिक्विनिन से होते हुए निकलेगा, ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो वही बात ये भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि यूबिक्विनिन आल्सो रिसीव्स अ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 that is generated during the oxidation of the succinate in the citric acid cycle। देखो अब तुमको कंफ्यूज कर दिया क्या, इसने कंफ्यूज कर दिया, यहीं पे कंफ्यूज कर दिया। इसके लिए मुन्ना हम लोग कॉम्प्लेक्स 2 को है ना सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूबिक्विनिन दो के इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है। पहला इलेक्ट्रॉन किसका लेकर जा रहा है जी, NADH का लेकर जा रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका लेकर जा रहा है, देखो FADH2 का लेकर जा रहा है। अब ये FADH2 कब बना है जी, इट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द सक्सिनेट इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल। तभी तो बनता है ना, अगर तुम सिट्रिक एसिड साइकिल अगर पढ़ोगे तो जब सक्सिनेट का जब ऑक्सीडेशन होता है तभी तो तुम्हारे पास क्या बनेगा जी, ये बनता है क्या कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड बनता है ना आपका, उसी समय तुम्हारा FADH2 बनता है। तो ये उसी को रिवाइज करवा रहा है, तो डरना मत यहाँ पे। ठीक है, अब देखो द reduced ubiquinol is then oxidized with the transfer of electron to the cytochrome C via। देखो अब क्या बोला गया है, अब
तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अब किसके पास आ गया जी, यूबिक यूनियन के पास आ गया क्या? देखो बड़े इस लाइन को ध्यान सुना जी, क्या कि द रिड्यूस्ड यूबिक यूनियन, रिड्यूस्ड का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन भाई रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तुम ले लेते हो ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तुम ले रहे हो, सुन रहे हो, तो यूबिक यूनियन के पास भैया क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया जी। अब ये क्या करेगा, ये अब ऑक्सीडाइज करेगा अपने आप को, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा क्या, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। किसको डोनेट करेगा जी, तो अगर तुम बड़े गौर से देखना, यूबिक यूनियन इलेक्ट्रॉन जाके साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में दे देता है यार। ओके, अब देखो जी वही बोला गया यहाँ पे, क्या इलेक्ट्रॉन टू दी साइटोक्रोम सी वाया BC1 कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स 3 में तुम्हारे पास चला जाता है। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसके पास गया है, तुम देखोगे तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम सी के पास गया है क्या, देखो सी के पास गया है। अभी दूसरा तुम्हारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, किसके द्वारा गया है जी, कॉम्प्लेक्स 3 के द्वारा गया है जी। तुम्हारी कॉम्प्लेक्स 3 के इलेक्ट्रॉन कैरियर के बारे में एनसीईआरटी बात नहीं करती है। अब साइटोक्रोम सी भी तुम्हारा क्या है जी मुन्ना, ये भी तुम्हारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है क्या, बोलो भाई बोलना, ये भी तुम्हारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है यार। अब अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो मैंने इसको कहां पे बनाया, मैंने इसको ऊपर बनाया क्या, इसका मतलब क्या, इसका जो थोड़ा एंड है ना वो तुम्हारा बाहर की ओर है, मतलब पीएमएस में, वो तुम्हारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम सी जो है ना वो लोकेटेड है। सुनो बड़े गौर से एनसीईआरटी की लाइन, तो साइटोक्रोम सी इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे तुम्हारा अटैच्ड है, ऐसे ही मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। आइए जी, एंड एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4। तुम्हारी एनसीईआरटी कितनी जालिम है, तुम्हारी एनसीईआरटी कह रही है कि सिर्फ हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो है साइटोक्रोम सी। नहीं, इनडायरेक्टली अगर तुम देखोगे बड़े गौर से बच्चों, तो हमारे पास यूबिक यूनियन और साइटोक्रोम सी, ये दो तुम्हारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। कॉमन से बताना अरेंजमेंट क्या होगा मुन्ना, कॉम्प्लेक्स 1 फिर कॉम्प्लेक्स 3, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से कहां पे जाए, कॉम्प्लेक्स 3 के पास, कॉम्प्लेक्स 3 से 4 के पास, और 4 से 5 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास इलेक्ट्रॉन कौन लेकर जा रहा है, साइटोक्रोम सी लेकर जा रहा है। कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के सॉरी कॉम्प्लेक्स 3 के पास कौन लेकर जा रहा है, यहां पे रिवाइज करो पहले, वरना तुमको पूरा ये हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा। देखो कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 के पास तो जाएगा नहीं, कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा, लेके कौन गया बच्चों, यूबिक यूनियन गया, ठीक है। और फिर कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास कौन लेकर जा रहा है बच्चों, तो साइटोक्रोम लेकर जा रहा है, साइटोक्रोम सी लेकर जा रहा है। याद रहेगा ये बात याद रहेगी, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो वही यहां पर बोला गया कि जो साइटोक्रोम है कहां पे एसोसिएटेड है, ये तो तुम्हारे पास एक छोटू सा एक तुम्हारा प्रोटीन होता है जो कि तुम्हारे पास इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस से जुड़ा हुआ है जी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में लेकर जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग कहते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। सी ऑक्सीडेज मतलब यहां पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन होने वाला है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है अब ये तुम्हारा वाटर बनाने वाला है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स 4 के पास क्या होता है जी मुन्ना, इसके पास साइटोक्रोम ए और A3 होता है, पेपर में आता है। बी और C1 किसके पास है बच्चों, कॉम्प्लेक्स 3 के पास है। कॉम्प्लेक्स 4 के पास A और A3 रहेगा, और इसके पास 2 कॉपर के सेंटर्स है मुन्ना। ये पेपर में आपके पीवाई के में पूछा गया है कि कॉपर के सेंटर्स किसके पास होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स 4 के पास होता है बच्चों। याद रहेगा एकदम दिमाग में बैठा लो, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे जो मैं तुमको फ्लो बताया है, मैं रिवीजन में करवा दूंगा। अब देखो, when the electron passes from the one carrier to the another via the complex 1 to complex 4 in the electron transport chain, they are coupled to the ATP synthesis। इससे क्या हुआ जी मुन्ना, मैट्रिक्स से हाइड्रोजन बाहर की ओर चले गया, क्या कहां पे चलेगा जी, पीएमएस में चलेगा तुम्हारे, या तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चलेगा। अब देखो कपल कर, अब हमको एटीपी बना तो कॉम्प्लेक्स 5 आ गया रोल में, फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी फ्रॉम द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। The number of ATP molecule synthesized depends upon the nature of electron donor। इलेक्ट्रॉन का डोनर कैसा है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, देखो तुम्हारी एनसीईआरटी पहले हाथ अपना साफ कर रही है, ओके अपना हाथ पहले वो लोग क्लियर कर रहे हैं जी। सुनो जी, अब जो NADH है बच्चों, जो तुम्हारे NADH है, एक NADH की ऑक्सीडेशन से कितना ATP बन रहा है बताओ यार बच्चों, इट विल गिव राइज टू बच्चों 3 molecules of ATP, while 1 molecule of FADH2 will produce 2 molecule of ATP, ठीक है। Although the aerobic process of the respiration takes place only in the presence of oxygen। मतलब अब यहां पे ऑक्सीजन का मेन काम आया, अभी तक ऑक्सीजन पिक्चर में आया नहीं था, अभी तक ऑक्सीजन पिक्चर में आया ही नहीं था, अभी आई ऑक्सीजन को लेकर आते पिक्चर में। द रोल ऑफ ऑक्सीजन, भैया रोल क्या है ऑक्सीजन का, तो ये तुम्हारा टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो किनसे एसोसिएटेड है बच्चों, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 4 से एसोसिएटेड है।
Okay, it is limited to the terminal stage of the process. Yet the presence of oxygen is vital since it drives the whole process by removing the hydrogen from the system. अब बेटा ऑक्सीजन क्या करता है, अंदर से उठाएगा और बाहर फेंकेगा, क्या मैट्रिक्स से उठाएगा हाइड्रोजन और आपके आईएमएस में फेंकने वाला है. अब ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर. ये तुम्हारा फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है क्या, और ये लास्ट आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है, और ये फाइनल तुम्हारा हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी. तुम्हारी एनसीईआरटी आगे कहती है ओके, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है और ये लास्ट तुम्हारा हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है. तो कॉमन से बता, हाइड्रोजन हो गया और तुम्हारे पास ऑक्सीजन आ गया, वाटर बन गया. अनलाइक फॉस्फोराइलेशन वेयर इट इज अ लाइट एनर्जी. अच्छा, फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है मुन्ना, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में तुम्हारा एटीपी बन रहा था क्या जी. वेयर लाइट एनर्जी दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फोराइलेशन. अगर आपको कहता हो तो कीमोऑस्मोसिस में हम लोग को बिना भाई लाइट रिएक्शन के बिना तो भाई ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बन ही नहीं पाएगा, लेकिन यहां पे कैसे बन गया देखो. इन रेस्पिरेशन इट इज द एनर्जी ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज्ड फॉर द सेम प्रोसेस. अब देखो, तो एक जगह पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह पे रिडक्शन हो रहा है. NADH का वहां पे क्या हो गया जी मुन्ना, रिडक्शन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से मुन्ना यहाँ पे तुम्हारा प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है. तो पेपर में आएगा सवाल कि फोटोसिंथेसिस में प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बन रहा है मुन्ना, बिकॉज ऑफ लाइट, सनलाइट की वजह से, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से बनता है जी. इट इज फॉर दिस रीजन द प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. मतलब क्या कि आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है जी, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है. ओके, आ जाओ जी. अब you have already studied about the mechanism of membrane linked to the ATP synthesis as explained by the chemoosmotic hypothesis. तुमने पहले पढ़ा हुआ है क्या chemoosmotic में क्या होता है मुंडा, कि वही पूरा फील करो. उसमें क्या मैंने बताया था तुमको कि हमारे पास अंदर कौन एम्बेडेड है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में कौन एम्बेडेड है, CF0 एम्बेडेड है, और बाहर के और स्टोमक कौन प्रोड्यूस करता है, CF1. वहां पर यहां पर भी वही है. यहां पर क्या होगा जी मुन्ना, मेम्ब्रेन में मतलब इनर मेम्ब्रेन में कौन एम्बेडेड है, CF0 एम्बेडेड है, और मैट्रिक्स की और कौन प्रोट्रूडेड है तुम्हारे पास, कौन प्रोट्रूडेड है मैट्रिक्स की ओर, तुम्हारा बताओ, CF1 प्रोट्रूडेड है. ठीक है भाई, यहां पे बोला देखो, इन द अर्लियर चैप्टर मतलब फोटो एज मेंशन्ड अर्लियर द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ द एटीपी सिंथेस, जो कि कॉम्प्लेक्स 5 है. अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना मुन्ना, इट कंसिस्ट ऑफ द टू मेजर कंपोनेंट्स. दो मेजर कंपोनेंट होता है, एक है तुम्हारा F1 और एक है तुम्हारे पास F0. अब जो F1 हेडपीस है ना, वो तुम्हारा पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है क्या, और वो कंटेन करते तुम्हारा साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी. इसके पास साइट होता है बेटा एटीपी बनाने का फ्रॉम एडीपी एंड आईपी, और ये कहां पे प्रेजेंट है, ये तुम्हारा मैट्रिक्स की ओर प्रेजेंट है. सुनो तो बड़े गौर से देखना, यहाँ पे तुम ये डायग्राम को देखो, ये मैट्रिक्स है बच्चों, ये मैट्रिक्स है आपका, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में तुम्हारे पास ये F1 प्रेजेंट है. ठीक है, और ये तुम्हारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है क्या, ये अंदर की ओर है ना, बिकॉज यहीं पे क्या हो रहा था तुम्हारे पास, फोटोसिंथेसिस चल रहा था. और ये तुम्हारा आउटर साइड है क्या, आउटर साइड है. ठीक है, मतलब आउटर साइड मतलब कौन हो जाएगा, वो आपके PMS पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो जाएंगे जी. तो आपके पास यहाँ पे कौन प्रेजेंट है जी बच्चों, तो C आपके F0 प्रेजेंट. अब देखो अभी ये क्या कह रहा है, 2 हाइड्रोजन, तो सभी लोग इसको काट देंगे, 4 कर लो यार. ठीक है, ये तुम्हारा टाइपिंग एरर हुआ एनसीईआरटी में. भाई एनसीईआरटी एक जगह पे सुधार दिए, लेकिन दूसरी जगह पे इन्होंने खराब कर दिया इसको. ठीक है, देखो, और F0 इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन. तो ये पेपर में याद रखना मुन्ना कि जो F1 जो है तुम्हारे पास, जो हेडपीस, वो तुम्हारा कैसा प्रोटीन है, ये तुम्हारा पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है. ठीक है, मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है. जो F0 मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है दैट फॉर्म्स द चैनल थ्रू व्हिच अ प्रोटॉन क्रॉसेस द इनर मेम्ब्रेन. अब देखो जी, अब क्या होगा जी मुन्ना, अब क्या होगा, तुम्हारे CF0 है जो आपके F0 है, वो तुम्हारा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है क्या जी, और वे तुम्हारा चैनल बना रहा है क्या बच्चों, ये तुम्हारे पास चैनल बनाता है जी. ठीक है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहाँ पे हो जाएगा जी. अब देखो, द पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइड ऑफ द. अच्छा अब देखो, जब यहां से हाइड्रोजन जब तुम्हारे अंदर की ओर मूव करेंगे तो क्या होगा, यहीं पे तुम्हारा ये मशीनरी नाचेगा और आपका एटीपी बनाएगा जी. तो देखो, तो फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस 4 हाइड्रोजन इज पास थ्रू दिस F0 थ्रू द फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. देख रहे हो, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से हम लोग को 4 हाइड्रोजन को पंप करना है टू द मैट्रिक्स. ओके, अच्छा, और ये कैसा होगा जी ना, तुम्हारा डाउन दी इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा जी. ओके, डाउन दी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ये आपका होता है जी. ओके यस, ओके यस. तो यहां पे तुम लोग ना कर लो यार, यहां पे तुम इसको 4 लिख देना. ठीक है, यहां तक कोई डाउट है बच्चों, यहां तक तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी में अपडेट किया गया कि भैया 4 हाइड्रोजन पास होगा तो आपका 1 एटीपी बनेगा. ओके ठीक है. हाँ यार, एक काम करो ना, तुम्हारी अगर क्योंकि यहां पे ना तुम्हारे को बोनस मिल सकता है, बोनस मिलेगा, अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है यहाँ पे. ठीक है,
चलो, तो ये कि तुम्हारी एनसीईआरटी में गड़बड़ी है, मैं ना इसका आरटीआई फाइल कर देता हूँ, ठीक है, आई फाइल दी आरटीआई, उसको चेंज करवा के लेते हैं, ठीक है, आई फाइल दी आरटीआई फॉर दिस, ओके फाइन। चलो एक बार रिवीजन करवा दो बच्चों, रिवीजन करवा दूं, रिवीजन करवा दूं, रिवीजन मेरी जान। देखो रिवीजन इस डायग्राम से करेंगे। देखो बच्चों ये तुम्हारे पास क्या है जी, पहले ये तो मैट्रिक्स हो गया, अंदर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जहां पे तुम्हारे सारे के सारे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, और ये तुम्हारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, या तुम्हारा ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ओके यस, हाँ मैं ये आरटीआई फाइल करके ना इसका मैं तुमको, चलो यार ये मैं मेरे लिए एक वीडियो का कंटेंट भी मिल गया, ठीक है, चलो मतलब कंटेंट नहीं एक्चुअली में, तुम्हारा इसमें प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यार, अब मैट्रिक्स में तुम्हारे पास क्या है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 आएगा क्या, देखो कॉम्प्लेक्स 1, इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। अब यहाँ पे NADH प्लस H प्लस का ऑक्सीडेशन हो गया क्या, ओके यस, और तुम्हारा NAD प्लस बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकले, बड़े गौर से देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है। अब कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हुआ है बच्चों, शांति शांति, तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कैरियर है क्या, देखो FMN और तुम्हारा FES, यहां से तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, याद रखो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। उस दौरान कितने हाइड्रोजन आ गए बाहर, 4 हाइड्रोजन आ गए, कहां पे आए हैं, ये तुम्हारे आए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आया है, कहां पे आया जी, IMS में आ गया जी, ओके। अब सुनो जी, अब बेटा मेरे, अब यहां पे मेरी जान सुन मेरी जान, यूबिक्विनिन क्या है, ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये तुम्हारा लिख लो तुम्हारी एनसीईआरटी में, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। अभी इधर भी उसके वही नखरे हैं, वही नखरे हैं, मेरे को हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन आए कहां से भैया, तो हाइड्रोजन तुम लोग ये लोग कहां से ले लेंगे, अंदर से ले लेंगे। देखो कैसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कहां से आया, वो उसका यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा गया है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है ना वो तुम्हारा कौन देगा, वो कॉम्प्लेक्स 3 इसको दे देगा जी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 इसको दे देगा। अच्छा, और फिर बाद में जब कॉम्प्लेक्स 3 जब तुम्हारे पास चल रहा है तो 2 हाइड्रोजन तुम्हारे पास आ गया IMS में, तो कुल 4 हाइड्रोजन तुम्हारे बाहर आ चुके हैं, ठीक है। वही यहाँ पे वही वही आदत इसका इधर भी है। अब सुनो, अब क्या हुआ जी मुन्ना, ये तुम्हारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2 क्यों नहीं लिखा गया है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 2 का अलग से एसोसिएटेड है, तो कॉम्प्लेक्स 3 से तुम्हारे पास साइटोक्रोम B के पास है, FES साइटोक्रोम C। अब जो तुम्हारे साइटोक्रोम जो C है बच्चों, ये भी तुम्हारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है क्या, ये तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन में एसोसिएटेड है। अब यहां से भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कहां पे चले जाएंगे जी मुन्ना, यहां से तुम्हारे कॉम्प्लेक्स 4 में जाएंगे क्या, कॉम्प्लेक्स 4 में चले जाएगा, ठीक है। यहां तक आपने इलेक्ट्रॉन को उतार दिया। अब सुनो बच्चों बड़ी गौर से, अब ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 3 था क्या, जिसका नाम था साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, देखो कितना घातक है, एक जगह पे तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है FADH2 डिहाइड्रोजनेस, और यहां पे लिखा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, दोनों का नाम मतलब एक ही है मुन्ना। तो यहां पर क्या होगा जी मुन्ना, यहां पे तुम्हारे यहां से तुम्हारे 2 हाइड्रोजन बनते हैं, 2 हाइड्रोजन यहां से, मतलब मोटा मोटी तुम्हारे 4 यहां पे हाइड्रोजन जो है वो पंप हो चुके हैं बाहर। अब फिर तुम्हारे कॉम्प्लेक्स 4 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, साइटोक्रोम C लेकर पहुंचा है, कॉपर यूनिट A आएगा, पहले कॉपर A आएगा, साइटोक्रोम A3 कॉपर B। अब क्या होगा जी मुन्ना, तुम्हारे अंदर से मैट्रिक्स से कितने हाइड्रोजन बाहर की ओर जाएंगे बच्चों, 2 हाइड्रोजन बाहर की ओर जाएंगे, ठीक है। अब टर्मिनल एक्सेप्टर कौन है जी इलेक्ट्रॉन का, हाफ ऑक्सीजन है क्या, और 2 आपके, देखो अब यहां पे 4 क्यों नहीं हुआ, तुम्हारे माइंड में आएगा कि नहीं आएगा, ओके यस, नहीं ये तुम्हारे आउटर मेम्ब्रेन से है ना, देखो अरे भाई इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस से एसोसिएटेड है, अरे डब्बा लोग इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस से एसोसिएटेड है। अब आप पूछेंगे ना कि सर 4 आपके कॉम्प्लेक्स 4 से 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन क्यों नहीं आए, 2 ही क्यों आए भैया, 2 तो बाहर आया, लेकिन 2 से ना तुम्हारे यहाँ पे वाटर बन गया, सिंथेटिक वाटर बन गया जी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 को अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स 4 को कहते हैं कॉम्प्लेक्स C ऑक्सीडेज कहते हैं, जहां पे 2 तुम्हारे पास कॉपर यूनिट रहता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या होगा जी मुन्ना, अभी जो तो आपके हाइड्रोजन बने हैं, अब ये तुम्हारे अंदर की ओर पंप होंगे जी, F0 तुम्हारा अंदर की ओर एम्बेडेड है, और जो F1 है तुम्हारा वो बाहर की ओर प्रोट्रूडेड है, मैट्रिक्स आधा मैट्रिक्स की ओर है और आधा तुम्हारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में है, ठीक है, सॉरी इनर मेम्ब्रेन में, और आपका यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन केमिकल, अब बड़ी गौर से देखना बनना, अंदर से सवाल बनाओ, अंदर से सवाल, बेटे आउटर मेम्ब्रेन साइड में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, बेटे मैट्रिक्स की साइड में कौन सा चार्ज, नेगेटिव, डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है क्या, डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, ओके, डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ओके, डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। सो अगर कोई एनटीए से देख रहा है बच्चों, ये सवाल एनटीए वाले प्लीज ये बनाना मेरे बच्चों के लिए, ये उनके लिए
आ सकता है सवाल, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन में तुम्हारे पास, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और अंदर तुम्हारे पास नेगेटिव। कॉमन सी बात है यार ये। ओके ठीक है। ओके हाँ, ये तुम्हारी पुरानी एनसीईआरटी होगी शालू, उसके लिए वो तुम्हारे अंदर मिसप्रिंट रहेगा यार। कितने लोगों सर पहली बार समझ में आ गया? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो यार। अगर तुम झूठी कसम खाओगे तो देख लेना यार, तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, गुरु का आशीर्वाद है, ठीक है। चलो कितने लोगों सर समझ में आ गया, मजे में आ गया जी? ओके ठीक है, मजा आ गया सभी को, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करवा दूं बच्चों, एक बार रिवाइज करवा दो। सुनो बच्चों, एक बड़े गौर से आराम से देखना यार। यार कॉम्प्लेक्स वन जो है, जो कॉम्प्लेक्स वन है, इसका नाम क्या है यार? NADH डिहाइड्रोजिनेस। कितना ATP बन रहा है बच्चों? ओके वो बाद में कैलकुलेट करेंगे। कॉम्प्लेक्स टू का नाम क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स टू का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स टू का नाम है FADH2 डिहाइड्रोजिनेस। दूसरा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स थ्री का नाम क्या है? इसका नाम क्या भाई? कॉम्प्लेक्स थ्री का नाम क्या है? BC1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स BC1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स BC1, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सॉरी, कॉम्प्लेक्स BC1 नहीं, साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम BC1। और कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है यार? साइटोक्रोम C। इसमें तुम्हारे पास दो कॉपर के आयंस होते हैं, दो तुम्हारे पास कॉपर के आयंस होते हैं, कॉपर A और कॉपर B। और कॉम्प्लेक्स 5 तुम्हारे पास क्या होगा जी? ATP सिंथेस। क्लियर है? कितने लोगों को समझ में आ गया सवाल? इसे क्या प्रूव हो रहा है? हेनस प्रूव्ड, एक NADH जब टूटेगा तो 3 ATP बनेगा, और एक FADH जब टूटेगा तो कितने ATP बनेंगे? 2 ATP बनेंगे। हेनस प्रूव्ड, ठीक है, हेनस प्रूव्ड। सभी को समझ में आ गया? ईमानदारी से बताओ यार, ईमानदारी से बताओ, सभी को एनसीईआरटी समझ में आ गया? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है मुन्ना? यूबिक्विनिन है, और तुम्हारे पास साइटोक्रोम C होता है यार, ठीक है। ओके, और जो आपका यूबिक्विनिन है वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स दोनों से इलेक्ट्रॉन लेता है, और यूबिक्विनिन जो साइटोक्रोम C है वो कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है। बस हल्का फुल्का नॉलेज याद रखो, बस तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट से तुम्हारे सवाल बनने वाले, और कैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चलो अब बैलेंस शीट बना ले मुन्ना, बैलेंस शीट बनाते। चलो बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में तुमको पहले एकदम देसी भाषा में बनवा दूं क्या? पहले पूरा देशी भाषा में ना मैं तुम्हारा पूरा बैलेंस शीट बनाता हूँ बच्चों, पूरा देशी भाषा में बैलेंस शीट बनाते हैं यार, ठीक है। यार बैलेंस शीट वो कॉमर्स वाला नहीं है बच्चों। बैलेंस शीट में अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो हमने क्या बोला कि एक जब तुम्हारा NADH जब टूट रहा है तो एक 3 ATP बनेगा, और अगर एक FADH अगर टूटेगा तो तुम्हारा 2 ATP बनेगा। कोई दिक्कत बाका ए में? कोई दिक्कत बाका कुछ नहीं। चलो अब यार ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था? ग्लाइकोलिसिस में दो तुम्हारे नेट ATP बन रहे थे क्या, और दो तुम्हारा NADH बन रहा था। अब मैंने इसको ऑक्सीडेशन करके मैंने इसको निकाल दिया, तो 2 3 6 ATP, तो टोटल ATP कितने बन गए यहाँ पे मेरे पास? 8 ATP बने टोटल। नेट गेन ऑफ ATP है ये, नेट गेन है ये, डन है। अब सुनो यार, लिंक रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन में कितने मेरे NADH बने हैं बच्चों? 2 NADH बना है, मतलब कितना होगा? 6 ATP होगा यार। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में तुम्हारे पास कितने ये बन रहे हैं? 6 NADH बन रहे हैं क्या? 6 NADH, बिकॉज एक मॉलिक्यूल से 3 बन रहा है जी। ओके यस, ठीक है, हाँ आ जाओ जी। तो 6 × 3 18 ATP। ओके हाँ 6 है ना, चलो आ जाओ। उसके बाद तुम्हारे 2 FADH बन रहा है, तो 2 × 2 4 ATP, और तुम्हारा जो GTP था उसे तुमको 2 ATP मिल गया। टोटल कितना हो गया? 4 2 6 6 24 ATP। तो पूरे ग्लाइकोलिसिस में कितना ATP बन गया? तुम अगर देखो यार, 8 तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस, 6 तुम्हारा लिंक रिएक्शन, और 24, तुम्हारे पास 38 ATP बने हैं क्या? बहुत जगह पे 36 ATP लिखा गया, वो डिपेंड करता है हमने शटल कौन सा यूज किया है। हमने शटल कौन सा यूज किया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा ATP क्या कहते हैं, 36 बनेगा 38 बनेगा, ठीक है। तो शटल के बारे में मैं नहीं बात करूंगा जी। नॉट अ ग्लाइकोलिसिस सर, क्रेब्स साइकिल होगा ना। किधर भाई? भाई ग्लाइकोलिसिस का तो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। कहां पर, कहां हो यार सर? धड़कन तेज मत करो यार। ओके टाइपो हो गया सर। ओके कौन था वो? हाँ अरे सॉरी, अच्छा ये क्रेब्स साइकिल, वो मेरी गलती है, वो थोड़ा सा मेरे को किसी का याद आ गया था। क्रेब, मेरे को ना क्रेब का याद आ गया था, क्रेब साइकिल, ठीक है, वो याद की वजह से, ठीक है। ओके याद की वजह से थोड़ा सा यार मिसहैप हो गया थोड़ा सा। हाँ सर 2 बार, हाँ ठीक है यार, वो टाइपिंग एरर होता है ना,
तुम भावनाओं को समझे कि नहीं समझे यार? भावनाओं को समझ में आया कि नहीं? मतलब भावनाओं को, मेरे भावना को नहीं। चलो आ जाओ, थोड़ा बैलेंस शीट है ना, पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, अब हम लोगों ने अलग अलग करके पढ़ा यार, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जब फोटोसिंथेसिस चलता है ना, तो ये सब साथ में चलता है, तुम्हारी एनसीईआरटी कह रही है। ओके सुनो यार, अब तो रेस्पिरेटरी, अरे यार कहां तुम, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट देख लेते क्या कहता है। देखो, इट इज पॉसिबल टू मेक अ कैलकुलेशन टू द नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, बट इन रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली थियोरेटिकल। बच्चा, ये अगर रियलिटी में अगर तुम जाओगे ना तो मर जाओगे, तुम इसको काउंट नहीं कर पाओगे। तो हम लोग थियोरेटिकल पर्पस के लिए तो ठीक बात है ये। दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली ऑन द सर्टन अजम्पशन। हम लोग एक अजम्पशन के ऊपर ये कैलकुलेशन किए, जो भी हमें कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, एक अजम्पशन के ऊपर कर रहे हैं। ओके चलो, बातें नहीं बच्चों, थोड़ा फोकस यहां पे करो। देखो हम लोग ने ये अजम्पशन क्या किया कि देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद द वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट विद इन द ग्लाइकोलिसिस टीसीए एंड ईटीएस। हम लोगों ने ये पढ़ा कि पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, क्रेब होगा और ईटीएस होगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में मुन्ना क्या होता है, सब साइमल्टेनियसली चलता है। पहला अजम्पशन ये, NADH synthesized in the glycolysis is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation। ये भी एक assumption है मुन्ना। हम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई यार ये ग्लाइकोलिसिस कहां पे चला है, ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म में हुआ है क्या? ओके, और ये तुम्हारा बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा गया, कहां पे? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा गया, जहां पे उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ है। देखो, नन ऑफ द इंटरमीडिएट इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। हमने ये भी देखा है कि जो दूसरा इंटरमीडिएट है ना, उनसे कोई और कंपाउंड, ये सब अजम्पशन है, वो आपको एज इट इज पढ़ना है। ओके, ओनली अ ग्लूकोज इज बीइंग रिस्पायर्ड। हम लोगों ने ये पढ़ा कि अभी तक सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तोड़ के हम लोगों ने एनर्जी बनाया है। क्या हम लोगों ने प्रोटीन तोड़ के बनाया क्या? बिल्कुल भी हमने नहीं बनाया है जी। नो अदर ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर एंटरिंग इनटू द पाथवे एट एनी इंटरमीडिएटरी स्टेज। हम लोगों ने इसको भी अजम्पशन में देख लिया। बस दिस काइंड ऑफ अजम्पशंस आर नॉट रियली वैलिड इन द लिविंग सिस्टम। भाई ये वैलिड नहीं है, मतलब इतना पढ़ा सर वैलिड, हाँ एक्चुअली में वैलिड नहीं। जब तुम एमबीबीएस में आओगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ोगे, यू विल रीड द डिटेल्ड, आपको ना हर एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का आपको पूरा साइकिल पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा लिविंग सिस्टम में वैलिड नहीं है, अजम्पशन के ऊपर हम लोगों ने थियोरेटिकली तुमको आसान बनाने के लिए किया है इसको जी, ठीक है। अब ऑल द पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली, देखो सारे के सारे पाथवे साइमल्टेनियसली चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा तो अच्छा हो गया, फोन आएगा तो मैं ईटीएस करूंगा, नहीं ऐसा नहीं होता। डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर, सबस्ट्रेट एंटर्स द पाथवे एंड दे आर विथड्रॉन फ्रॉम इट एंड व्हेन नेसेसरी। देखो क्या होता है, अगर सबस्ट्रेट अगर चले गया रिएक्शन में, अगर काम नहीं हो तो सबस्ट्रेट को वापस से विड्रॉ भी कर लिया जाता है, ये भी होता है रिएक्शन में। अब एटीपी इज यूटिलाइज्ड एज एंड व्हेन नीडेड, एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय द मल्टीपल मींस। बहुत सारे एंजाइम्स इसको कंट्रोल करेंगे, यस, yet it is useful to do this exercise to appreciate that the beauty and efficiency of our living system in the extraction and storing the energy. Hence there can be a net gain of 38 ATP। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया मुन्ना, एक मॉलिक्यूल को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पे तो कुल 38 ATP बन रहा है। कहीं पर 36 ATP लिखा गया, वो तुम्हारे पास शटल के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी एनसीईआरटी शटल के बारे में बात नहीं करती है। ओके, ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब तो नाउ लेट अस कंपेयर द फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, थोड़ा कंपेयर करते हैं यार। फर्मेंटेशन में तुम्हारा कितना एटीपी बना था यार? ओनली 2 ATP। और एरोबिक में मेरी जान कितना बना यार? 38 ATP। कितने लोग यार खत्म, समझ में आ गया, समझा गया ना। देखो फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर ओनली अ पार्शियल, देखो फर्मेंटेशन में से पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था मुन्ना ग्लूकोज का, है कि नहीं, बिकॉज ओनली ग्लाइकोलिसिस चला था ऑफ ग्लूकोज। Whereas in the aerobic respiration आपकी कंप्लीटली तोड़ के ना आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया है जी। यार ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहां पर मिला है? ये आपको मिला है क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। आपको वाटर कहां पर मिला है बच्चों? ईटीएस में मिला है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। आधे बोगस लोगों को तो पता भी नहीं होता अच्छा कहां पे बना है, ठीक है। चलो, इन द फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन ऑफ ओनली 2 ATP ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, बिकॉज पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है degraded to the pyruvic acid, whereas many more molecule of ATP are generated in the aerobic। कितना बोला है? many more का मतलब कितना है? मोए मोए नहीं है यहाँ पे, 38 ATP as per the given NCERT data। अब NADH is oxidized to the NAD rather slowly up। ये भी मैंने तुमको लिखा था कल कि बेटा फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन में NAD का जो ऑक्सीडेशन होता है ना, NADH का ऑक्सीडेशन NAD में, वो बहुत ही स्लोली चलता है, ये बात ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। हाउएवर एरोबिक रेस्पिरेशन में ना, हाउएवर the reaction is very vigorous in the case of the aerobic respiration। मतलब क्या, एरोबिक में ना आपका NADH जो है बहुत तेजी से आपका NAD में आपका रेड्यूस होता है जी, क्लियर, ऑक्सीडाइज होता है, डन, ओके, हाँ क्लियर है। अब
एम्फिबॉलिक पाथवे पढ़ ले मुन्ना, एम्फिबॉलिक पाथवे क्या कह रहा है, मैंने तुमको पहले ही बताया था यार। एम्फिबॉलिक पाथवे का मतलब होता है कि जब तुम्हारा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म साथ में चले, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जब साथ में चले उसको अपन कहते हैं बच्चों एम्फिबॉलिक पाथवे कहते हैं यार। क्लियर है? देखो अगर तुमको लेक्चर 1 कल का, अगर कल ही तो लेक्चर 1 लिया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि आपका ग्लूकोज टूट के एनर्जी निकलता है, फिर उस एनर्जी को ट्रैप करके अपन एटीपी बना लेते हैं। मतलब क्या, ग्लूकोज टूटा तो कैटाबॉलिज्म, और एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी बनाना है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म साथ में चले तो उसको अपन एम्फिबॉलिक पाथवे कहते हैं। देखो वही बात यहाँ पे लिखा है, ग्लूकोज इज फेवर्ड सबसे, देखो ये तुम्हारे पास फेवरेट सबस्ट्रेट है क्या, फेवर्ड सबस्ट्रेट है फॉर रेस्पिरेशन। ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। पहले देखो अब जितने भी तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बिकॉज सुक्रोज के फॉर्म में तुम्हारा ट्रांसपोर्ट हुआ था क्या, तो सुक्रोज को हम लोगों ने इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ दिया था, हमने ग्लूकोज में तोड़ दिया बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, आइए अदर सबस्ट्रेट कैन आल्सो बी रेस्पायर्ड एंड हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर बट दे डू नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट द फर्स्ट स्टेप। देखो अब यहां पे अदर सबस्ट्रेट के बारे में यहां पे लिखा हुआ है ना, अदर सबस्ट्रेट का मतलब कौन, फैट्स और प्रोटीन। फैट्स और प्रोटीन से भी बच्चों आप लोग एनर्जी निकाल सकते हैं, बट ये डायरेक्टली तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस में एंटर नहीं, मतलब क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं करेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसका कंपाउंड, बिकॉज प्रोटीन्स और फैट्स क्या है जी, मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये तुम्हारे मैक्रोमोलिक्यूल्स है, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स कभी साथ में एंटर नहीं कर सकेगा, इसको हम लोग को माइक्रोमोलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ेगा। देखो जी इस डायग्राम को देखो बच्चों, इस डायग्राम को, ये तुम्हारा फैट है बच्चों, ये तुम्हारा फैट है, तो ये फैट को ना पहले हमको तोड़ना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा बायोमोलिक्यूल्स को कैसे बायोमोलिक्यूल से लिंक्ड है, तो बायोमोलिक्यूल्स में अगर आपको याद होगा तो तुम्हारे पास सिंपल लिपिड कौन कौन से थे मुन्ना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल था क्या। ठीक है, देखो तो हम लोग फैट्स को पहले तोड़ते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, या तो तुम फैटी एसिड को डायरेक्टली तुम यहाँ पे किधर भेज दोगे जी मुन्ना, क्रेब्स साइकिल में तुम डायरेक्टली भेज सकते हो जी, या तुम सिर्फ ग्लिसरॉल को तुम पहले कन्वर्ट करोगे डीएचएपी के अंदर, और उसके बाद ग्लाइकोलिसिस करवाने के बाद तुम उसको क्या करोगे, क्रेब्स साइकिल में भेजोगे। इसका मतलब क्या, फैटी एसिड तुम्हारा डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में चले जाएगा लिंक रिएक्शन के द्वारा, और ग्लिसरॉल तुम्हारा डायरेक्टली नहीं जाता है, उसको तुमको ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ही भेजना पड़ेगा। अब देखो ये सिंपल शुगर जो ग्लूकोज है वो तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस करके जा रहा है जी। अब प्रोटीन्स को हमको तोड़ना पड़ेगा अमीनो एसिड्स में, और उसको फिर हम लोग को अमीनो एसिड से हम लोग पायरुविक एसिड बना के लिंक रिएक्शन से होते हुए डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में भेजेंगे। मतलब क्या, क्रेब्स साइकिल में कोई भी दूसरा सबस्ट्रेट डायरेक्टली जा रहा है क्या, नहीं, उनको तोड़ तोड़ के लेकर जाया जा रहा है जी। फैटी, ये याद रखना मुन्ना कि फैटी एसिड सीधा तुम्हारा जाता है, फैटी एसिड्स सुनो अब, तो सीधा फिगर 12.6 ओके, ठीक है, सीधी पॉइंट ऑफ द एंट्री ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट इन द रेस्पिरेटरी पाथवे। देखो अब हम लोगों ने फैट्स को किसमें तोड़ा जी मुन्ना, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। फैट्स वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। देखो अब इफ द फैटी एसिड्स वेयर टू बी रेस्पायर्ड दे वुड फर्स्ट टू बी डिग्रेडेड टू द एसिटाइल कोएंजाइम। अब देखो अगर हमें फैटी एसिड्स को अगर भेजना है क्रेब्स साइकिल में, तो फैटी एसिड को पहले टूटना पड़ेगा, किसके अंदर मुन्ना, एसिटाइल कोएंजाइम में। मतलब क्या, फैटी एसिड को पहले लिंक रिएक्शन में जाना पड़ेगा और उसके बाद ही क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, एंड देन इट विल एंटर द क्रेब्स साइकिल। लेकिन ग्लिसरॉल को पहले डीएचएपी में कन्वर्ट होकर ग्लाइकोलिसिस करके जाना पड़ेगा, वही बात यहां पे लिखा हुआ है। देखो ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू द पीजीएएल, है ना, मतलब ग्लाइकोलिसिस से होते हुए जाएगा जी। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन वुड बी डिग्रेडेड बाय द प्रोटीएज। अब प्रोटीएज क्या है जी मुन्ना, ये आपका एंजाइम है जो कि प्रोटीन को तोड़ देगा, किसमें, इंडिविजुअल अमीनो एसिड में। ओके, अब आफ्टर डीएमिनेशन, डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है जी, आपका यहाँ पे अमाइन ग्रुप जो है वो निकल गया है। ओके, आइए, डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर वुड एंटर द पाथवे एट सम स्टेज विद इन द क्रेब्स साइकिल। अब देखो क्या लिखा गया मुन्ना, हम लोग को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस अमीनो एसिड को, और उसको लिंक रिएक्शन से होते हुए ही जाएगा। मतलब बिना लिंक रिएक्शन के कोई जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं जाएगा जी, तो वही लिखा गया है जी। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर वुड एंटर द पाथवे एट सम स्टेज विद इन द क्रेब्स साइकिल और इवन एज अ पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम। इस तरीके से भी तुम्हारा ये जा सकता है। ओके, यस, आ जाओ, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, सिंस रेस्पिरेशन इज इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ द सबस्ट्रेट। देखो रेस्पिरेशन में क्या हो, ब्रेकडाउन हुआ सबस्ट्रेट का। द रेस्पिरेटरी प्रोसेस हैज ट्रेडिशनली बीन कंसिडर्ड एज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड द रेस्पिरेटरी पाथवे एज अ कैटाबॉलिक पाथवे। हम लोग ये जानते हैं ना, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म, बिकॉज ब्रेकडाउन हो रहा है जी, अमाइन ग्रुप का निकलना, डीएमिनेशन मनीषी का। बट इज दिस अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट? नहीं बच्चों, बिकॉज जब तुम्हारा किसी चीज का ब्रेकडाउन हुआ तो एनर्जी तुम्हारा रिलीज हुआ, अब उस एनर्जी को ट्रैप करे, बिकॉज कल याद है तो मैंने आपको बताया था कि 686 कैलोरी तुम्हारा एनर्जी निकलता है, ठीक है,
जब वो एनर्जी निकलेगा तो उसको ट्रैप करके हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फटाफट एटीपी बना लेते हैं। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एट विच पॉइंट इन द रेस्पिरेटरी पाथवे डिफरेंट सबस्ट्रेट वुड एंटर इफ दे वेयर टू बी रेस्पायर्ड। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला, अलग अलग लेवल पे कोई भी चीजें आपकी अंदर की और सबस्ट्रेट के तौर पे एंटर करेगी। ठीक है, एंड यूज टू डिराइव द एनर्जी। अब व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट इट इज दिस अ वेरी कंपाउंड दैट वुड बी विड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे। क्या ये संभव है क्या मुन्ना? अब ये संभव है क्या कि मैं वापस से एसिटाइल कोएंजाइम में से मैं फैटी एसिड बना लूं? तो ये संभव है एकदम। मतलब क्या कि फैट्स के टूटने से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन रहा था और ये फैटी एसिड तुम्हारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मुझे चाहे, मैं चाहता हूं कि मुझे साइकिल में भेजना ही नहीं है, तो मैं वापस से एसिटाइल कोएंजाइम को फैटी एसिड में बना सकता हूं। मतलब क्या, मैं तोड़ भी रहा हूं समय पे और मैं एक समय में बना भी सकता हूं। मतलब कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है और एनाबॉलिज्म भी हो रहा है। वही बात कह रही है यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट इट इज दिस वेरी कंपाउंड दैट would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the said substrate। मतलब क्या कि मैं सबस्ट्रेट को तोड़ के आगे साइकिल में भेज रहा हूं। अब आगे का लाइन सुनो, hence the fatty acid would be broken down। हमने फैटी एसिड को किस में तोड़ा जी बच्चों? एसिटाइल कोएंजाइम में तोड़ा बिफोर एंटरिंग द पाथवे when it is used as a substrate, जहां पे वो तुम्हारे पास सबस्ट्रेट की तरह यूज हो रहा है। अब बट when the organism need to synthesize the fatty acid, जब उसको फैटी एसिड चाहिए तो वो क्या करेगा जमुना? वो एसिटाइल कोएंजाइम से वापस से फैटी एसिड बना देगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम वुड बी विड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर इट एंड हेंस द रेस्पिरेटरी पाथवे कम्स इनटू द पिक्चर बोथ ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। क्या ये लाइन सभी को समझ में आया? ये एम्फिबॉलिक पाथवे का एक्सप्लेनेशन है। एम्फिबॉलिक पाथवे का मतलब होता है एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म साथ में चलना। ये कैसे साथ में चल रहा है? तो फॉर एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल सी बात है, मेरे पास फैट है, मैं फैट को पहले तोड़ा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और उस फैटी एसिड को मैंने चढ़ा दिया किधर पे? पुनः सीधा उस फैटी एसिड को सीधा मैंने चढ़ा दिया एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करके उसको साइकिल में भेज दिया। लेकिन अगर मेरी बॉडी को अभी, मतलब ये पूरा प्रोसेस क्या है? कैटाबॉलिज्म है बच्चों। अब मेरी बॉडी को फैटी एसिड चाहिए तो मैं क्या करूंगा जी मुन्ना? उस एसिटाइल कोएंजाइम से मैं वापस से विड्रॉ करवा लूंगा मेरा फैटी एसिड और मैं अपना जो फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरा कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया जी? मैं एनाबॉलिज्म भी कर लिया हूं। ठीक है, वही बोला गया जी। सिमिलरली ड्यूरिंग दिस ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन टू, और ये प्रोटीन के भी केस में होता है कि प्रोटीन को तुमने अमीनो एसिड में तोड़ दिया और मुझे चाहिए कि अमीनो एसिड मेरे को वापस से बन जाए, तो मैं वापस उसको बना सकता हूं जी। रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स फ्रॉम द लिंक्स ब्रेकिंग डाउन द प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ कैटाबॉलिज्म। और जब कोई चीज अगर बनती है, सिंथेसिस जब होगा, इज अ एनाबॉलिज्म। बिकॉज द रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्वड इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, इट वुड हैंस बी बेटर टू कंसीडर एज अ रेस्पिरेटरी पाथवे एज एन एम्फिबॉलिक पाथवे रेदर देन एज अ कैटाबॉलिक पाथवे। इसके लिए इसको अपन कहते हैं यार। क्या है सभी को समझ में आया यार? तो सिंपल था, टफ नहीं था ये। ठीक है, और ये तुमको ध्यान रखना बस कौन किस में टूट रहा है। बट ये ध्यान रखना कि जो फैटी एसिड है वो तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम में पहले कन्वर्ट होगा, उसके बाद साइकिल में एंटर करेगा। बल्कि ग्लिसरॉल और तुम्हारे जो प्रोटीन्स है उनको भैया पायरुवेट के द्वारा ही आगे बढ़ना पड़ेगा जी। मतलब जो ग्लिसरॉल है वो तुम्हारे पास पागल में कन्वर्ट होकर तुम्हारा पायरुविक एसिड बनाएगा और जो अमीनो एसिड्स है वो तुम्हारे पास पायरुविक एसिड सीधा बनाते हैं बच्चों। डन। लास्ट टॉपिक है, मेरे को लग रहा है कि 2 मिनट का भी टॉपिक नहीं है, अब खत्म हो जाएगा चैप्टर। देखो अभी रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है, इससे हम लोग ये पता करते हैं कि भाई इफिशियंसी क्या होती है। देखो लेट अस नाउ लुक एट द अनदर एस्पेक्ट फॉर द रेस्पिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एज यू नो ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। सभी लोग जानते हैं क्या ये होता है कि एरोबिक में ऑक्सीजन को अपन कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। अब कितना तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और कितना ऑक्सीजन तुम्हारा कंज्यूम है, याद रखना कि पहले पिक्चर में तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। सॉरी बच्चों, मेरा लाइट गिर गया था। पहले कौन आएगा अपना पिक्चर में? पहले तुम्हारे पिक्चर में आएगा वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड। पहले कितना कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा रिलीज हुआ है और कितना तुम्हारा, और उसके बाद आएगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना है। इसी को रेस्पिरेटरी कोशेंट कहते हैं या आरक्यू या रेस्पिरेटरी रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, देखो सो पहले आएगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। अब जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है वो डिपेंड करता है, ये स्टेटमेंट में सवाल आता है, ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सबस्ट्रेट यूज किया है बच्चों। ठीक है, अब देखो अब हर एक सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए सबका ऑक्सीजन का अमाउंट अलग अलग लगेगा ना। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए मेरे को ऑक्सीजन ज्यादा लगेंगे, सॉरी फैट्स को तोड़ने के लिए ज्यादा लगेंगे, ऑक्सीजन अपने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कम लगेंगे। मतलब समझ में आ रहा तुमको? आरक्यू का मतलब ये होता है कि एक सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, उसके रिटर्न में कितना कार्बन डाइऑक्साइड मेरा इवॉल्व हुआ, उसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट। ओके, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है ना वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर। सबस्ट्रेट का मतलब हम लोग कौन से कंपाउंड को यूज कर रहे हैं यार।
ठीक है, यूज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। जब व्हेन अ कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज एज अ सबस्ट्रेट एंड दे आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, देखो अब ये कंप्लीटली टूट रहा है क्या, मतलब अगर 6 ग्लूकोज जा रहा है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है ना, और मतलब 6 ऑक्सीजन, अगर तुमको रिएक्शन अगर याद होगा तो 6 ऑक्सीजन कंज्यूम होकर 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है क्या, तो उसकी आरक्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तुम्हारे इवॉल्व हो रहे हैं और कंज्यूम हो रहे हैं रिस्पेक्टिवली, जो कि इक्वेशन में शो किया गया। देखो यहाँ पे 6 तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ, 6 ऑक्सीजन यूज हुआ है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकला है जी, तो कितना हो जाएगा जी 1। तो पहले कौन आएगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। When fats are used in a respiration, RQ is less than 1, because अब less than 1 क्यों हो गया जी मुन्ना यहाँ इस केस में, अगर तुम बड़े गौर से देखोगे यार, अब यहाँ पे क्या हुआ है जी मुन्ना, हमारा डिनोमिनेटर में जो कंटेंट है वो ज्यादा है, बिकॉज फैट्स को तोड़ने में ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है। यहां से देखो, तुम सिर्फ रट के मत जाओ, कंसेप्ट समझ के चलो। जब जब मुन्ना तुम्हारा ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा तो उसकी आर की वैल्यू कम होगी, कॉमन सेंस लगाना। तो फैट्स को तोड़ने में ज्यादा ऑक्सीजन लगने वाला है, ठीक है। तो लेस देन 1 तुम्हारा आर की वैल्यू यहां पे बनता है, कितना बनता है देखो, तो फैटी एसिड ट्राइपैल्मिथिन तुम्हारे पास क्या है बच्चों, ये तुम्हारा फैटी एसिड्स है, ठीक है। इसका फॉर्मूला तुम लोग याद करके जाना, C51H98 ऑक्सीजन O6। आपको 145 ऑक्सीजन लग रहा है, इतना ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है, उसके टर्न में सिर्फ 102 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इसकी आर की वैल्यू है 0.7 और 98 तुम्हारे वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। जब हम लोग प्रोटीन को एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अगर यूज कर रहे हैं, अब यहां पर क्या भी होगा 0.9 होगा। इसका मतलब क्या, यहां पर भी प्रोटीन्स के लिए भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होंगे वो तुमको ज्यादा यूज हो रहा है, और इंटर्न में मतलब सॉरी मैंने गलत बता दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे पास कम निकल रहे हैं, लेस इवॉल्व हो रहे हैं, और मोर ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, what is important to recognize is that the living organism respiratory substrate are often more than 1। अब देखो ऐसे बहुत सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिनके पास आर की वैल्यू ना 1 से भी अधिक है, वो है तुम्हारे पास ऑर्गेनिक एसिड। अगर मोर देन 1 होना मतलब क्या होगा जी मुन्ना, मोर देन 1 होने का मतलब क्या है जी, मोर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है बट लेस तुम्हारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। तुमको ना मैं देखता हूँ यूट्यूब पर टीचर्स सिर्फ डेटा याद करवा के रटवा देते हैं, निकाल देंगे, नहीं बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा जी। ओके आ जाओ जी। देखो अब हम लोग बच्चों यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है, बच्चों एक लाइन लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तुम क्या प्योर प्रोटीन और प्योर फैट्स को कभी एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लोगे, नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि ये तुम्हारे ब्रेक ही नहीं होंगे, ये कभी भी तुम्हारे ब्रेक नहीं होते हैं। तो ये तुम्हारा एक स्टेटमेंट का सवाल बन सकता है, प्योर प्रोटीन्स और प्योर फैट्स को हम लोग कभी भी नहीं लेते हैं बच्चों। एंड आई होप सो कि तुम्हारा ये चैप्टर जो वो एंड हो गया। कल सुबह 10 बजे मैं शीट अभी टेलीग्राम चैनल पे लगा दे रहा हूँ, कल सुबह 10 बजे तुम्हारे पास इसकी प्रैक्टिस है मुन्ना। 130 हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो अभी इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। एक फीडबैक सुंदर वाला कमेंट सेक्शन में जाना चाहिए, नहीं जाएगा तो समझ लेना कल तुम्हारे क्लास इतने क्लास में। हाँ एक बात ये लिख लो, एन्यूरोबिक के लिए ना जो आर की वैल्यू होगा वो कितना होगा यार, एक सेकंड यार बच्चों, ये मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। ओके एन्यूरोबिक के लिए कितना होगा, एन्यूरोबिक के लिए ये इनफाइनाइट होगा, बिकॉज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे पास ना के बराबर ही कंज्यूम हो रहे हैं ना। ओके यस ठीक है, आ जाओ। कल सुबह 10 बजे की प्रैक्टिस है, तो प्लीज अभी यार कितने बच्चे देख रहे हैं एक बार थोड़ा सा चेक किया जाए, थोड़ा स्ट्रेंथ क्लास की स्ट्रेंथ क्या है भाई। तो यार एटलीस्ट 100 तो कमेंट चाहिए ना यार, ये इतना बढ़िया चैप्टर है। मैं कल इसका रिवीजन वीडियो भी डाल देता हूँ, ठीक है, मैं इसका रिवीजन वीडियो भी कल डलवा दूंगा। प्लीज एक छोटा सा फीडबैक डाल दीजिएगा सर। ओके यस, हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कल शुरू करेंगे 6 बजे, ठीक है। चलो बढ़िया बच्चों, मजा आ गया। चलो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। कल सुबह 10 की प्रैक्टिस है, लिंक मैंने दिया, एनरोल कर लो यार। ओके ठीक है, मैं देख लिया यार, आप पढ़े, मैं पढ़ा है लिंक। ओके ठीक है, समरी पढ़ लो ना, इतना यार मैं कर रहा हूँ, मैं समरी का क्लास ले लूंगा जी। ओके ठीक है, चलो यार मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, वीडियो को लाइक कर देना सभी लोग। ओके।